जो न्यू पार्ट देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने टाइम लैप्स कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मैनवा को स्टार्ट करते हैं। की एम्प्रेस है, फिर भी उसने एक अनस्किल्ड शाओतियान को अपने हस्बैंड के रूप में बुला लिया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि शाओतियान दरअसल एक अर्थलिंग है जो हाई डायमेंशन से आया है। इस लोअर डायमेंशनल ऑल्टरनेट स्पेस में अकेले खड़ा होना ही उसे इनविंसिबल बना देता है। एक दिन शाओतियान उठा तो पाया कि उसके बगल में एक औरत लेटी है। उस औरत की नाजुक खूबसूरती और उसके बेहतरीन कर्व्स देखकर शाओतियान पूरी तरह से दंग रह गया। ये औरत उसके बेड पर कैसे आई? क्या उसने कुछ गलत कर दिया? कुछ पल बाद वो औरत खुद को संभालते हुए अजीब तरह से बोली, मैं यहाँ बस मंत्रियों की बातें बंद कराने के लिए सोई थी। फिर पता चला कि वो महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस है। दरबार में चल रही राजनीति की वजह से कई मंत्री उसे शादी करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन वो मंत्रियों की बात मानना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक टैलिस्मैन से दूसरे समय और जगह से एक सेवक बुला लिया। शाओतियान दरअसल 21वीं सदी की एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का टॉप असैसिन था। उस दिन उसका एम्बुश होने वाला था। जैसे ही वो एक्ट करने वाला था, अचानक खुद को एक अजनबी कमरे में पाया जहां उसके सिर पर लाल कपड़ा था। एम्प्रेस जी रुयान ने बुलाए गए शाओतियान को देखा, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, बस एक आम आदमी। शाओतियान बस खाली नजर से उस औरत को देखता रहा। उसका नाजुक चेहरा, परफेक्ट फिगर और वो अजय आभा, सब कुछ बिल्कुल सही। औरत ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, ओह चलो ये ही सही, काम तो कर देगा, काफी झंझट भी बचेगी। शाओतियान उलझन में पूछ बैठा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? एम्प्रेस ने नीचे देखते हुए कहा, मैं महान फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ। आज से तुम महान फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंस हो और मेरे हस्बैंड भी। शाओतियान जोर से हंस पड़ा, तो इसका मतलब मुझे फ्यूचर में कोई काम नहीं करना, बस आप पर जी सकता हूँ। एम्प्रेस जी रुयान ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ। ये सुनते ही शाओतियान ने जल्दी से बेड पर थपकी दी, तो फिर आप किसका इंतजार कर रही हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एम्प्रेस ने कहा, वैवाहिक मामलों में मैं अभी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। जहां तक इस बुलाने वाले टैलिस्मैन के कॉन्ट्रैक्ट रिंग की बात है, मैं तुम्हें इसे छुड़ाने का तरीका खोज लूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस अपने सहायकों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद शाओतियान ने अपने हाथ की तरफ देखा। क्या यही वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है? इसे पहनकर मैं बुलाने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी एक आवाज गूंजी, क्या तुम सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हो? शाओतियान मुस्कुराया, ट्रांसमाइग्रेशन और सिस्टम, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं। ऐसे में मैं ना चुनूंगा। वो बचपन से ही एक असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया गया था। जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रांग बना, लाखों बेकार की हत्याओं में शामिल रहा, सिर्फ उन मिशंस के लिए। सुप्रीम पावर हाउस का रास्ता उसे थका चुका था। इस दुनिया में इससे अच्छा क्या होगा कि एक बेफिक्र प्रिंस बनकर बिना किसी चिंता के जिया जाए। शाओतियान के मना करने पर सिस्टम ने उसकी यादें मिटाने की कोशिश की, फिर उससे अलग होकर नया होस्ट खोजने लगा। लेकिन चाय पीते हुए शाओतियान बिल्कुल शांत रहा। अगले ही पल सिस्टम ने एरर दिखाया, मेमोरी इरेज फेल्ड, डिटेक्ट फेल्ड। सिस्टम ने फिर से कनेक्ट होने की कोशिश की, बाइंडिंग फेल्ड। फिर कहा, ओनरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश, फेल्ड। अचानक सिस्टम ने चेतावनी दी, टारगेट एक हाई डायमेंशनल अर्थलिंग है, पैरासिटिक स्लेव मोड एक्टिवेट, फेल्ड। सिस्टम बार बार कोशिश करता रहा। शाओतियान हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? क्या ये सिस्टम मेरा गुलाम बनना चाहता है? 999 असफल कोशिशों के बाद सिस्टम ने पूछा, क्या मैं आपका ऑक्सिलरी सिस्टम बन सकता हूँ? आपका गुलाम बनकर सेवा करो। शाओतियान मुस्कुराया, तो सिस्टम मेरा वफादार स्लेव बनना चाहता है। कंफर्म होते ही सिस्टम ने नाम पूछ लिया। बिना झिझक शाओतियान ने कहा, क्यों ना तुम पप्पी कहलाओ। सिस्टम ने तुरंत इस नाम को पसंद कर लिया। हालांकि सिस्टम ने चेताया कि जल्दी से सीख लो कि अपनी ब्रेथ कैसे छुपानी है, वरना तुम अनजाने में सिस्टम को मिटा सकते हो और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल सकते हो। शाओतियान ने बगल में रखे एक गमले की तरफ देखा जो आधा मिट चुका था और चौंक कर बोला, क्या ये मेरी ब्रेथ की वजह से हो रहा है? ये ठीक नहीं, मुझे इसे दबाना होगा। सिस्टम द्वारा दिए गई तकनीकों के अनुसार शाओतियान ने जल्दी से अपनी ब्रेथ छुपाना सीख लिया। फिर उसने गमले की तरफ देखकर पूछा, पप्पी मुझ में ये क्या हो रहा है?
सिस्टम ने कहा, माय डियर मास्टर, आप एक हाई डायमेंशनल प्लैनेट से आए हैं जहां आपको 4,90,000 रूल से दबा दिया गया था। जब आप इस लोअर डायमेंशनल प्लैनेट में हैं, आप सभी रूल्स के दबाव से मुक्त हैं। आपका शरीर जल्दी जल्दी हेवन और अर्थ की एनर्जी को सोख रहा है। कुछ सोचकर शियाओटियान ने पूछा, तो इस दुनिया को कितने रूल्स नियंत्रित करते हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, इस दुनिया में 3,000 रूल्स हैं। ये सुनते ही शियाओटियान ने जो पानी पी रहा था उसे थूक दिया। पानी दीवार के पार चला गया। ये एहसास सच में अजीब है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने शियाओटियान की स्थिति बताई। शियाओटियान, रेल्म नन, ट्रेट्स अननोन, ब्लड लाइन अर्थलिंग, पोटेंशियल अननोन, किसी भी रूल्स को नजरअंदाज कर सकता है, सभी 20 प्रकार के जीवों पर दबाव डालने की क्षमता रखता है। ये सारी क्षमताएं अभी सिर्फ इतनी ही पता चली थीं। कुछ देर बाद शियाओटियान एक मार्शल आर्ट्स अरीना में गया। उसने एक लंबा चाकू उठाया और हल्का सा मोड़ते ही तोड़ दिया। शियाओटियान बड़बड़ाया, ये एम्प्रेस सच में क्वालिटी पर कंजूसी करती है। तुरंत पप्पी ने कहा, डियर मास्टर, स्पिरिचुअल वेपन्स 9 लेवल में ग्रेड किए जाते हैं। हर स्तर को हाई, मिड, लो और एक्सट्रीम में बांटा जाता है। जो चाकू आपने तोड़ा वो लेवल 6 एक्सट्रीम क्वालिटी का था, जो महान फ्लेम डायनेस्टी में टॉप क्लास माना जाता है। ये सुनते ही शियाओटियान ने दूसरी तलवार उठाई, जो और भी शानदार दिख रही थी। उसने अपनी हथेली काटने की कोशिश की, लेकिन हाथ को कुछ नहीं हुआ। तलवार बस दरार पड़कर टूट गई। उसने टूटी तलवार को बिना परवाह फेंक दिया। अब शियाओटियान को अपनी एबिलिटी का मोटा अंदाजा हो गया था। जहां तक हथियारों की बात है, वो अब उन्हें छूना या किसी हिंसा में शामिल होना नहीं चाहता था। सुबह शियाओटियान उठा तो पाया एम्प्रेस फिर से उसके बिस्तर पर है। उसकी हलचल महसूस कर एम्प्रेस ने धीरे से आंखें खोली। चौंक कर शियाओटियान ने कहा, कल रात क्या हुआ? उसकी उलझन देखकर एम्प्रेस ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शियाओटियान ने उसका चेहरा धीरे से छूते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ थी? ये सुनकर एम्प्रेस होश में आई। गला साफ कर और अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा, कल रात तुम कैसे सोए थे? शर्माते हुए शियाओटियान ने कहा, मैं आराम से सोया था। क्या मैं गलत जगह सो गया? एम्प्रेस ने सिर हिलाया, मैं यहाँ बस अफवाहों को रोकने के लिए सोई थी। अगर हमारी शादी की रात हम अलग अलग सोते तो फ्यूचर में बेवजह की बातें फैलती। मैं कभी कभी यहाँ आती रहूंगी, जरूरत हो तो लोगों को मदद के लिए भेज दूंगी। इतना कहकर एम्प्रेस जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचते ही पलट कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी सुविधा के लिए बुलाया। उसे जाती देख शियाओटियान पिछले रात की गर्माहट को याद कर मुस्कुराया। वो मन ही मन हंसा। सच में एक ग्रेट एम्प्रेस जो मुझे सपोर्ट करती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे शानदार दिन अब शुरू होने वाले हैं। उस रात रॉयल स्टडी रूम में एम्प्रेस सिरुयन रिपोर्ट देख रही थी। वो चौंकी, नॉर्थ साइड की स्थिति इतनी बिगड़ गई है? तुरंत एक लेडी जनरल जोंगली शुआंग ने समझाया, बारबेरियन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लगता है पीछे कोई खेल रच रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक बारबेरियन सेज ने अपने कोर्ट को हरा दिया है। ये सुनते ही एम्प्रेस ने रिपोर्ट टेबल पर पटकी और कहा, मैं खुद सेना का नेतृत्व करूंगी। जो हाथ हमारे खिलाफ बढ़े उसे काट दूंगी। 3 दिन में मेरे आदेश पहुंचाओ। जनरल जोंग, आप मेरे साथ उत्तर की ओर चलेंगी। जोंगली शुआंग खुशी से बोली, जी महारानी। 3 दिन बाद एम्प्रेस एक शानदार घोड़े पर बैठी पूछती है, जोंगली शुआंग, सब अरेंजमेंट ठीक है ना? जोंगली शुआंग बोली, लिंगर चुपके से साथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महारानी, आप एक ऐसे आदमी की चिंता क्यों कर रही हैं जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है? एम्प्रेस हल्की मुस्कुराई। उससे शादी करने के बाद ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की किस्मत स्थिर हो गई है। यहाँ तक कि मेरी ताकत भी बढ़ गई है। अब चलिए, सेना को तुरंत रवाना कीजिए। सैनिकों ने आदेश मानकर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दूर पर एक परछाई सेना को जाते हुए देख रही थी। वहां ली शुआंग की बेटी छाओ लिंगर गहरी सांस लेकर सोच रही थी, मां सच में कमाल की है। ना सिर्फ वो बिना मुझे साथ लिए एम्प्रेस के साथ युद्ध में चली गई, बल्कि मुझे इस बेकार प्रिंस को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने भेज दिया। जब एम्प्रेस ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए युद्ध में जा रही है, ये आदमी एंजॉय के लिए पहाड़ों में घूम रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एम्प्रेस ने ऐसा आदमी क्यों शादी के लिए चुना। उसी समय अचानक एक शैडोवी फिगर आई और शाओटियान को ले गई। छाओलिंगर ने ये सब देखा, लेकिन उसने इंटरफेयर नहीं किया। वो मनी मन सोच रही थी, ये सच में मुसीबत मोल ले रहा है। काश ये बेकार प्रिंस अभी डर रहा हो। उसे क्या पता था कि शाओटियान बेफिक्री से एक पॉक लेग चबाते हुए मजे ले रहा था और कह रहा था, ये कितना टेस्टी है, काश पपी इसे चख सकता। कुछ देर बाद शाओटियान को एक ग्रुप के सामने फेंक दिया गया। एक स्कारफेस्ड आदमी ने उसे देखते ही जल्दी से पूछा,
फोर्थ ब्रदर, क्या तुम पक्के हो कि ये वही है? क्या एम्प्रेस का हस्बैंड सच में इतना सिंपलटन हो सकता है? लेकिन छाउटियान अपनी पॉक लेग का मजा लेते हुए बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दिया, जैसे सिचुएशन का कोई असर ही नहीं हुआ हो। उधर पेड़ में छिपी ज़ॉम्लिंग साइलेंटली इस यूजलेस प्रिंस को जज कर रही थी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ये लोग ब्लड क्लाउड टावर के ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी ब्रांड से होंगे। उसने सोचा कि डिस्ट्रैक्ट होने के मौके का फायदा उठाकर शाउटियान को रिट्रीव करना चाहिए। वो तुरंत एक शैडोई फिगर में बदलकर उसकी तरफ दौड़ी और इशारा किया कि वो उसका हाथ पकड़ ले। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। ज़ोंगलिंग इंस्टेंटली समझ गई कि वो ट्रैप में फंस गई है। ये तो 6th रैंक्ड सीलिंग फॉर्मेशन है, सोल चेन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन से बंधी होने की वजह से ज़ोंगलिंग हिल भी नहीं सकती। स्कारफेस्ट जोर से हंसा। 16 साल की उम्र में 5th रैंक तक पहुंची एक प्रोडिजी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। शाओटियान ने पपी से पूछा, ये रैंक क्या है? पपी बताता है कि कल्टीवेशन 10 रैंक्स में बटी है। हर रैंक में 9 लेवल्स होते हैं। इतने में ज़ोंगलिंग ने अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश की ताकि फॉर्मेशन तोड़ सके, लेकिन स्कारफेस ने हंसते हुए कहा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये फॉर्मेशन स्पेसिफिकली तुम्हारे अटैक को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। ज़ोंगलिंग चौंक गई। तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? धीरे धीरे स्कारफेस ने अपना मास्क हटाया और एक डरावना चेहरा दिखाया। वहीं कुछ ही पल बाद सबको एक गुफा में देखते हैं। गुस्से से भरी ज़ाओलिंगर चिल्लाई, लियांगशो, तो तुम अभी भी जिंदा हो? उधर शाओटियन बेफिक्र होकर अपने हाथ पोंछते हुए खड़ा हो गया और बोला, जबकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, अब मैं चलता हूँ। लेकिन लियांगशो ने शाओटियन के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और बोला, हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है प्रिटी बॉय। शाओटियन ने बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए जवाब दिया, अच्छा तो ठीक है। इम्प्रेस होके लियांगशो बोला, तुम सच में एम्प्रेस के हस्बैंड कहलाने लायक हो, तुम में हिम्मत है। अचानक उसने एक कपड़े की थैली निकाली और कहा कि इसे पानी में घोलकर एम्प्रेस के मार्शल आर्ट अरीना में छिड़क देना। इससे न सिर्फ तुम्हारी जान बचेगी बल्कि उसकी भी। बिना किसी हिचकिचाहट के शाओटियन ने वो थैली पकड़ ली और कहा, कोई दिक्कत नहीं। शाओटियन को फियरलेस देखकर लियांगशो थोड़ा हैरान हो गया। उसने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा, सिर्फ वादा करना काफी नहीं होगा, तुम्हें। लेकिन बोलते बोलते शाओटियन ने झट से वो बोतल पकड़ ली और उसका सारा लिक्विड गटक गया। इस पर लियांगशो पूरी तरह से चौंक गया और कहा, क्या आजकल ऐसे भी लोग हैं जो खुद मौत को बुलाते हैं? मुंह पोंछते हुए शाओटियन ने खाली बोतल वापस कर दी और बोला, अब मैं जा सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर रुका तो फीमेल गार्ड्स को शक होगा, जो तुम्हारी मिशन के लिए सही नहीं होगा। लियांगशो खाली बोतल को घूरता रह गया, अनकंफर्टेबल होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब सिचुएशन है। शाओटियन भी झुंझलाया और बोला, मैं इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ, फिर भी तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? सारी सिचुएशन देख ज़ाओलिंगर गुस्से में फट पड़ी और बोली, घिन्नौने कहीं के, एम्प्रेस सच में अंधी होगी जो तुम जैसे स्पाइनलेस आदमी को चुन लिया। उधर लियांगशो मन ही मन सोच रहा था कि काश इनके बीच दरार पड़ जाए, लेकिन वो खुद से बड़बड़ा रहा था, सिर्फ हम ही असली हीरो हैं जो करंट सिचुएशन को समझते हैं। क्या सच में सब इतने नायब हैं जैसे तुम और तुम्हारी माँ, जो बड़ी इमेज देख ही नहीं सकती? दरअसल ज़ाओलिंगर अच्छी तरह जानती थी कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को अंदर और बाहर से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके झगड़े से थककर शाओटियन ने ज़ाओलिंगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ? लियांगशो ने मना कर दिया, नहीं, मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है। शाओटियन ने कहा, ये नहीं चलेगा। हम साथ बाहर निकले तो उन लेडी गार्डों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनते ही लियांगशो के एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, अगर बात करना नहीं आता तो? शाओटियन की इस बात से परेशान होकर वो गुस्से में उस पर टूट पड़ा। जैसे ही शाओटियन के बाल पकड़े गए, ज़ाओलिंगर चिल्लाई, शाओटियन। उसने सोचा, आखिर ये प्रिंस तो एक आम आदमी है, बिना कल्टीवेशन के वो ऐसा हमला झेल नहीं पाएगा। लेकिन सबकी हैरानी तब दोगुनी हो गई जब शाओटियन ने बेहद बोर होकर बस उबासी ली और उन्हें दंग कर दिया। दोनों सोचने लगी कि ये इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है। एक सेकंड बाद शाओटियन का चेहरा बदल गया। क्या जरूरत है मुझे हाथ लगाने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बाल छुए।
इतना कहकर उसने एक झटके में मुक्का मारा और हमला करने वाला पल भर में भाप बन गया। वहां मौजूद हर कोई शॉक में था। वो आदमी 5th रैंक का एक्सपर्ट था। धुंध हटते ही गुफा में बड़ा सा छेद बन चुका था। शाओतियान ने बस कैजुअली हाथ हिलाया और एक तेज एनर्जी का टोन छोड़ दिया जो छूते ही सबको वेपराइज कर देता। बाकी फोर्स से लियांग शो जमीन पर गिर पड़ा। शाओतियान उसके पास गया, एक्सप्रेशनलेस चेहरा लेकर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो बस एक आलसी प्रिंस बनकर सिंपल दिनों का मजा लेना था। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं रहने देते? क्या मैंने कोऑपरेट नहीं किया? फिर मुझे एक्ट करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? डर के मारे लियांग शो घुटनों के बल गिर पड़ा, बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर राख में बदलने लगा। मामला सेटल कर लेने के बाद शाओतियान ने जाओलिंगर की तरफ देखा। वो पहले ही शॉक में थी। घबराकर वो विनती करने लगी, प्रिंस, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शाओतियान ने आसानी से हाथ से फॉर्मेशन तोड़ दिया। जाओलिंगर ये देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि कोई कैसे सिर्फ अपने हाथों से फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। फिर शाओतियान मजाक करते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? यही रहो, हिलो मत। मैं हमारे यहां होने के सारे निशान मिटा देता हूं। इतना कहकर शाओतियान गायब हो गया। राहत की सांस लेकर जोंगलिंग खुद से बोली, कम से कम मैं अभी जिंदा तो हूं। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी जब उसने दूर एक पहाड़ को अचानक आसमान में उठते देखा। खुद को समझाते हुए उसने सोचा, चलो कम से कम ये प्रिंस तो नहीं होगा जो वापस आ रहा है, बस कोई कूदता फांदता पहाड़ होगा। रुको, पहाड़ कब से कूदते फांदते हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो शॉक में पड़ गई। वो तो शाओतियान ही था जो पूरे पहाड़ को उठा रखा था। वो खुद से बड़बड़ाई, ये कैसा मॉन्स्टर है? वो चौंक कर सोचने लगी, क्या ये प्रिंस को लेजेंडरी बीइंग है जो 10वें रैंक से भी आगे का है? जाओलिंगर खोई सी सोच में थी कि तभी वो विशाल पहाड़ धड़ाम से गिर पड़ा और उसके पीछे वाली पूरी गुफा को ढक लिया। अब कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि कभी उस पहाड़ के नीचे एक गुफा थी। अपने हाथ झाड़ते हुए जाओटियन मुस्कुराया और बोला, डन, मैंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ी। जाओलिंगर को लगा जैसे उस पल उसकी आत्मा ही शरीर से निकल गई हो। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो प्रिंस जाओटियन का कितना आभार मानती है जिसने उसे दिखा दिया कि बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हुआ जाता है। जब जाओटियन लौटने लगा तो उसने कहा, लिटिल गर्ल, बस कह देना कि तुमने मेरी मदद की थी। जाओलिंगर विरोध में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले जाओटियन पलटा और ठंडी नजर से घूरते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने कभी नहीं बताया कि बड़े लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए? जैसे किसी बिल्ली के पूंछ पर पैर रख दिया हो। जाओलिंगर कांप गई। अगले ही पल वो घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं वादा करती हूँ कि कभी भी औकात से बाहर कोई शब्द नहीं कहूंगी। जाओटियन ने फिर उसका हाथ पकड़कर उठाया, चलो चले। तभी पास से कदमों की आवाज आई। आते हुए लोग ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के फीमेल सोल्जर्स थे। प्रिंस, जनरल जाओ, आप दोनों ठीक तो हैं? जाओटियन ने जवाब दिया। जाओलिंगर तुरंत समझ गई और बोली, डरिए मत, डाकुओं को मैंने संभाल लिया है। हाथ लहराते हुए जाओटियन ने कहा, सबने बहुत मेहनत की है, चलिए वापस चलते हैं और बारबेक्यू जारी रखते हैं। लीड सोल्जर लुईएन ने बताया, प्रिंस, इस पहाड़ में डाकू हैं, शायद सुरक्षित नहीं होगा। जाओटियन ने इसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस यंग लेडी ने सब डाकुओं का काम तमाम कर दिया है। ये सुनते ही फीमेल सोल्जर्स ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजर से देखा। ये यंग जनरल उन लोगों से नफरत करता है जो प्रिंस लाउटियन की तरह सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं, और अब तो वो इसे लिटिल गर्ल भी कह रहा है। कहीं जनरल प्रिंस का मार न दे, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब जाओलिंगर ने कोई रिएक्शन नहीं दी और बिना बोले जाओटियन के पीछे चल दी। सोल्जर्स अभी भी शौक में थे कि जाओलिंगर मुड़ी और उन्हें कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी करो। सभी हैरान रह गए, यंग जनरल इतने अग्रीएबल कब से हो गया है? कुछ ही देर में आग जल गई और बारबेक्यू के लिए पिग लगा दिया गया। जाओटियन ने हंसते हुए कहा, लिटिल गर्ल, क्या तुम्हारे पास कोई चाकू है? बिना झिझक जाओलिंगर ने एक छोटा चाकू उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाओटियन ने उससे मांस का टुकड़ा काटा और चखते हुए कहा, वाह, कितना टेस्टी और जूसी है। जाओलिंगर उसके पास मुस्कुराते हुए खड़ी रही, लेकिन पीछे खड़ी कई फीमेल सोल्जर्स ये सोचकर परेशान होती जा रही थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यंग जनरल का दिमाग पक्का खराब हो गया है। थोड़ी ही देर बाद शाओटियन अचानक जाओलिंगर की तरफ मुड़ गया और बोला, लिटिल गर्ल, जो लोग मुझे पहले ले गए थे, क्या वो तुम्हारे जान पहचान के थे? जाओलिंगर का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उसने कहा, हाँ, उनके लीडर का नाम लियांग शो था।
वो पहले स्मोक वुल्फ स्ट्रॉन्गहोल्ड का बैंडिट लीडर था। मेरे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले मेरी माँ ने उसको चैलेंज किया था। उसको 1 साल पहले पब्लिकली एग्जीक्यूट करना था, लेकिन किसी तरह वो ब्लड क्लाउड टावर का एक असैसिन बन गया। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की बात सुनकर शाओटियान सरप्राइज्ड हुआ। तुम कितनी उम्र की हो? झाओलिंगर थोड़ी शर्माते हुए नीचे देख के बोली, मैं 16 की हूँ। 16? जब तो मैं तुम्हारी माँ को क्रिटिसाइज करूंगा। तुम अभी बहुत छोटी हो और वो तुम्हें ये सब करवा रही है। झाओलिंगर चुपचाप सर हिलाई और कुछ ज्यादा नहीं बोली। आसपास वाली फीमेल सोल्जर्स अपने बीच बात कर रही थी कि इस बार जो प्रिंस को किडनैप करने की कोशिश हुई, क्या उसके पीछे एम्प्रेस है? हम नहीं जानते कौन इसके पीछे है। ये मिशन फेल हुआ है, लेकिन 7 दिन के अंदर जरूर और लोग भेजेंगे। ये सुनते ही शाओटियान थोड़ा हैरान हुआ। वो लोग 7 दिन में वापस आएंगे? एक सोल्जर ने जल्दी से सजेस्ट किया, प्रिंस, क्यों ना हम फिलहाल पैलेस में रुक जाएं? पैलेस का प्रोटेक्टिव अरे बहुत पावरफुल है। ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स उसे तोड़ नहीं सकते। शाओटियान ने फटाफट डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैं पैलेस में रुकता हूँ। सोल्जर्स चुप हो गए, सोचने लगे कि प्रिंस को मौत से कितना डर है। लेकिन झाओलिंगर सोच रही थी कि प्रिंस कितना डर हुआ लग रहा है, कि इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। बॉनफायर के बाद जब उन्होंने थोड़ा वॉक किया ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए, 2 इंपीरियल गार्ड्स आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या लगता है यंग जनरल को ये प्रिटी बॉय पसंद है? वैसे वो प्रिंस के साथ इतने पेशेंट क्यों है? दूसरे ने बोला, गॉसिप मत करो, हम यंग जनरल के दिमाग को नहीं समझ सकते। शाओटियान क्लिफ के किनारे खड़ा था, दूर तक देख रहा था। फिर उसने झाओलिंगर से पूछा, वो इंपीरियल गार्ड्स जो कॉमनर्स की सफरिंग की बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? झाओलिंगर ने थोड़े एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उन गार्ड्स की तरफ देखा, फिर समझाया, अगर ब्लड क्लाउड टावर इस बार फेल हो गया है तो वो वैसे ही करते हैं, कॉमनर्स को मार डालते हैं ताकि ग्रेट फ्लेम डायनास्टी पे प्रेशर डालें। वो प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए ये काम करते हैं। शाओटियान ने पूछा, प्रोटेक्शन मनी क्या मतलब? झाओलिंगर ने सिंपल तरीके से बताया, पहले कुछ ऑनेस्ट ऑफिशियल्स जो सही काम करते थे, वो पावरफुल लोकल फैमिलीज के इंटरेस्ट को हर्ट कर देते थे। फिर वो फैमिलीज ब्लड क्लाउड टावर को बोल देते थे कि उन ऑफिशियल्स को मार दो या प्रॉब्लम क्रिएट करो। जब ब्लड क्लाउड टावर ऑफिशियल्स को नहीं पकड़ पाता था तो वो सीधा कॉमनर्स को मार डालते थे, ताकि डायनास्टी को डर हो और वो प्रोटेक्शन मनी दे दें। फिर ब्लड क्लाउड टावर वो पैसा लेकर अपना असाइनमेंट कैंसिल करवा देते हैं। अब जब तुमको कैप्चर करने का मिशन फेल हुआ है तो वो लोग जरूर फिर से कोशिश करेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो वो सच्ची में कॉमनर्स को मार डालेंगे ताकि प्रोटेक्शन मनी ले सके। ये सुनकर शाओटियान का गुस्सा उभर आया। वो खुद भी एक असैसिन बैकग्राउंड से आया था, पर वो कभी मासूम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने झाओलिंगर से पूछा, तुम्हारे हिसाब से अगर एम्प्रेस सोचती है कि मेरी एबिलिटीज ठीक ठाक हैं, तो क्या वो मुझे एक्शन लेने को कहेगी? झाओलिंगर थोड़ी चकित नजर आई, फिर बोली, हाँ, हो सकता है वो ऐसा कहे। शाओटियान फ्रस्ट्रेट हो गया और सोचने लगा, अगर वो एक्शन लेता है तो अपनी असली ताकत रिवील कर देगा, लेकिन अगर वो नहीं लेता तो इनोसेंट लोगों का खून होगा। ये प्रॉब्लम उसकी वजह से शुरू हुई थी। अगर ज़ीरुआन ने मुझे डिसमिस कर दिया तो उसकी कंफर्टेबल लाइफ जिसमें उसको सब प्रोवाइडेड होता था खत्म हो जाएगी। ये आइडिया ही डरावना था। शाओटियान ने मन में डिसाइड कर लिया, मुझे ब्लड क्लाउड टावर के हर एक मेंबर को हराना होगा। झाओलिंगर चुप हो गई। क्या प्रिंस पूरा प्रॉब्लम ही खत्म कर देने की सोच रहा है क्योंकि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है? शाओटियान ने आसपास देखा और जब श्योर हो गया कि कोई नियरबाई नहीं है, उसने अचानक झाओलिंगा की स्लिम वेस्ट पकड़ी और बस एक झटके में दोनों बूम आवाज के साथ आसमान में उड़ गए। झाओलिंगर तो शॉक में रह गई। अरे, ये प्रिंस बिना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज की इतना तेज उड़ रहा है, सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। लेकिन ज्यादा देर वो सोच भी नहीं पाई, बस उसके मुंह से निकल रहा था, आ! सिस्टम पपी तुरंत वार्निंग देता है शाओटियान को, झाओलिंगर की बॉडी लिमिट क्रॉस कर रही है, स्पीड स्लो करो। शाओटियान रुक गया और बोला, हम आ गए। झाओलिंगर ने कंफ्यूज होकर सामने देखा, वहां तो कुछ भी नहीं था। ये जगह है कहाँ? तभी शाओटियान ने अपना फिस्ट टाइट किया और सामने पंच मारा। धूम! एक बैरियर फट गया और सामने एक फ्लोटिंग आइलैंड रिवील हुआ। झाओलिंगर की आंखें फट गई। फ्लाइंग स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट? इसलिए तो एम्प्रेस को नहीं मिला, ये तो आसमान में छुपा हुआ था। अब क्या करें? स्नीक इन? शाओटियान थोड़ा स्मर्क करके बोला, स्नीक इन ना, डायरेक्ट एंट्री, और सीधा एंट्रेंस तोड़ के अंदर घुस गया। अंदर हॉल में ब्लड क्लाउड टावर की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि झाओलिंगर का बॉडी नंब हो गया। उसने फील किया, अरे यहाँ सबसे कम पावर वाले भी 5th रैंक के हैं। तभी एक सिडक्टिव स्माइल वाली औरत बोली, इतना अजीब फेस पहली बार देखा। तुम कौन हो? क्यों आए हो ब्लड क्लाउड टावर?
वो कंप्लीट करती उससे पहले ही हॉल में ब्लड की बरसात शुरू हो गई। प्रिंस ने एक्शन से दिखाया कि करना ज्यादा पावरफुल है, बोलना कम। अगली ही सेकंड 3 और फिगर्स आए और चिल्लाए, कौन हिम्मत करता है एम्प्रेस के सामने? झाओलिंगर चीख उठी, अरे 2 सिल्वर असैसिन्स और 1 गोल्ड असैसिन है यहाँ। सिस्टम पपी ने भी इन्फो दिया, सिल्वर असैसिन सिर्फ तब बनते हैं जब 7th रैंक क्लियर हो जाए, और गोल्ड असैसिन तब बनता है जब उसने 100% मिशन सक्सेस रेट अचीव किया हो। गोल्ड असैसिन हाथ घूमते हुए बोला, ओह जाओलिंगर, तुम जीनली स्वान की बेटी हो और ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का प्रिंस। इम्प्रेसिव। तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो एक्शन लेने के लिए। इन दोनों को मारो मत, प्रिंस हमें चाहिए, लेकिन जाओलिंगर का हेड नॉर्थ फ्रंट लाइन्स भेज दो। उसके फादर पागल हो जाएंगे और हमें वॉर में फायदा मिलेगा। शाउटाइन बस मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे पास तो बड़ी डिटेल्ड इंटेलिजेंस है, मतलब तुम्हारे स्पाइस ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर है। एम्बिशंस काफी बड़े लग रहे हैं। फिर उसने बस अपनी प्रेजेंस रिलीज की और पूरा ब्लड क्लाउड टावर का हॉल हिल गया। तीनों असैसिन्स को चक्कर आने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा और जाओलिंगर भी संभल नहीं पाई। गोल्ड असैसिन घुटनों पे गिर गया। सर, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शाउटियान चिल टोन में बोला, मैं तो बस पीसफुल लाइफ चाह रहा था। आप ही हमें मजबूर कर रहे हो कि हमारा हेडक्वार्टर्स तोड़ दो। और फिर एक पंच मारा, धड़ाम। हॉल में एक बड़ा होल बन गया। 2 सिल्वर असैसिन्स गालियां निकालने लगे अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। तुमने इस मॉन्स्टर को यूजलेस बोला था। शाउटैन ने उन्हें इग्नोर किया और जाओलिंगर को उठा के बोला, चलो, मुझे खुद उनके हेडक्वार्टर्स जाना होगा और पूरा ट्यूमर निकालना होगा। फिर उसने एक वॉल तोड़ दी और अंदर ढेर सारे गोल्ड सिल्वर ट्रेजर्स रिवील हुए। शाउटैन ने सिस्टम पपी को बोला, सब गैदर कर लो, इतना तो मेंटल डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन बनता है। जाओलिंगर हैरान थी, प्रिंस, आप ओवर कर रहे हो क्या? शाउटैन मुस्कान के साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने फिर एक पावरफुल टैलिस्मैन निकाल के जाओलिंगर को दे दिया। ये माउंटेन गार्डियन टैलिस्मैन है, तुझे सेफ रखेगा। जाओलिंगर शॉक में, प्रिंस, ये तो 7th लेवल का डिफेंसिव टैलिस्मैन है, बहुत प्रेशियस है। शाउटियान कैजुअली बोला, हेडक्वार्टर्स दूर हैं, डिनर से पहले वहां पहुंचना है, तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। और बिना वेट किए उसने जाओलिंगर को कंधे पे उठाया और फिर से स्काई में उड़ गया। बेचारी जाओलिंगर फिर से चिल्लाने लगी। जल्दी ही वो ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। प्रोटेक्टिव बैरियर एगशेल की तरह टूट गया। शियाउटियान ने बोला, एज एक्सपेक्टेड, टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो ब्लड की बू ही बू है। फिर तुरंत उन्हें घेर लिया गया। कौन है जो ब्लड क्लाउड टावर में घुसने की हिम्मत करता है? तब एक बंदा और एक औरत सामने आए। दोनों की ऑरा गोल्ड असैसिन से भी काफी पावरफुल था। तभी रूफटॉप से एक और आवाज आई। मुझे लगा कौन आया है, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का प्रिंस और जोंग जनरल आएंगे। वो रूफटॉप से जंप करके नीचे आया और सब लोग झुक गए। ग्रीटिंग्स टावर मास्टर, जाओलिंगर ने धीरे से बोला। प्रिंस, ये है टावर मास्टर, साउदर्न विल्डरनेस का किंग ऑफ असैसिन्स। शियाउटियान ने चिल्ड वॉइस में पूछा, ब्लड क्लाउड टावर को ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? टावर मास्टर युनसिन वाई मुस्कान के साथ बोला, हाँ, डायनेस्टी में इंटरेस्ट है, लेकिन इस वक्त मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है, सो कॉल्ड यूजलेस प्रिंस। फिर बोला, सभी इसे पकड़ लो, लेकिन ध्यान रहे हार्म मत करना। तब एक बर्ली मैन आगे आया और बोला, वेट, पहले मैं थोड़ा मजा ले लेता हूँ। शाउटियन साइलेंस में खड़ा था, सोच रहा था, यहाँ 100 से ज्यादा लोग हैं, मुझे सबको एलिमिनेट करना होगा, वरना इन्फो लीक हो जाएगा। वैंग गैंग टॉन्ट करने लगा, देखो इस प्रिटी बॉय को, लगता है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की एम्प्रेस को यंग फेसेस पसंद हैं। क्या लगता है एक पंच से ये रो देगा? सब हंसने लगे, लेकिन शाउटियन ने अपने हेड की तरफ पॉइंट करके बोला, कम ऑन, यही एम करो। सब शॉक में रह गए। वो बोला, क्या हुआ, डर गए? चिकन। वोंग गैंग गुस्सा होकर जोर का पंच मारा, धड़। सब सोचने लगे, प्रिंस तो गया। लेकिन धूल हटते ही सबने देखा, शाउटियन ने वो पंच सिर्फ एक फिंगर से ब्लॉक कर दिया और फिर बोला, बस इतना, ब्रेकफास्ट किया था या नहीं? वोंग गैंग और गुस्सा हो गया, फिर से पंच पे पंच, लेकिन रिजल्ट सेम, सिर्फ एक फिंगर से ब्लॉक। फिर लास्ट में उसने अपना एसेंस ब्लड जला के गोल्डन पंच मारा, बूम, लेकिन उल्टी मार पड़ी। वैंग गैंग हवा में उड़ के वॉल में अटक गया, पूरा खून बह रहा था। शाउटिया ने ठंडी सी आवाज में बोला, इंटरेस्टिंग टेक्निक, अपनी जान खतरे में डाल ली, ऑलमोस्ट खुद ही मर जाते।
वैंग गैंग की आंखों में आंसू आ गए और चिल्लाया, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले सारे पागल हैं, ऐसे मॉन्स्टर को यूजलेस बोलते थे। शाउटियन एकदम स्पीचलेस हो गया। यार ये लोग सोचते भी हैं क्या? अगर मैं यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ नहीं पा रहे। तभी पपी ने एक्सप्लेन किया, प्रिंस, आपका बॉडी अभी स्ट्रांग हो रहा है, कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए सबको लगता है आप एक नॉर्मल आदमी हो। इस वजह से उन्होंने गलत समझ लिया। फिर अचानक और ब्लड क्लाउड टावर के आइलैंड सामने आ गए। शाउटियन ने सोचा अब एक्शन का टाइम आ गया, और बस एक पल में ही उसने अटैक कर दिया। जितने नए आइलैंड्स आए थे ना, स्टेबलाइज होने से पहले ही ब्लास्ट होके हवा हो गए। सीन देखकर सब लोग शॉक, ये इंसान है या कुछ और। तुरंत सब अपनी कंसीलमेंट टेक्निक यूज करके भागने लगे। सबको लग रहा था शायद अलग अलग भागेंगे तो बचने का चांस है। इंजर्ड हुआंग गैंग बोला, अगर एक बंदा भी बच गया तो दुनिया को बताना होगा इस मॉन्स्टर के बारे में। लेकिन शाउटियन खामोश था, कोल्ड फेस के साथ। एक पल में वो एक बंदे के सामने आया, बस एक पाम स्ट्राइक दिया, उड़ गया। दूसरे के पीछे फ्लैश हुआ, धड़, एक और डाउन। एक के बाद एक ब्लास्ट। पूरे ब्लड क्लाउड टावर के असैसिन्स शॉक में। हुआंग गैंग का तो दिमाग हिल गया, ये पॉसिबल कैसे है। फिर एक औरत जो इंजुन लाई की साइड में थी, शाउटियन के पास आई। योर एक्सीलेंसी, आप अनमैच्ड हो, मुझे बचा लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। दूर से देख रही जाओलिंगर उसको पहचान गई। यूयान, वो औरत जो अपनी ब्यूटी से बंदा फंसा के फिर उनका दिल खा जाती थी। जाओलिंगर सोच रही थी क्या शाउटियन ऐसे ट्रैप में फंस जाएगा, पर अगला सीन देख के वो भी शॉक हो गई। शाउटियन गुस्से में चिल्लाया, कितनी ईविल सोचे तेरी, अगर मैंने तुझे अपने पास रखा और एम्प्रेस ने गलत समझ लिया तो मेरा चिल लाइफ का क्या होगा। और बस उसने उस यूयान को खत्म कर दिया। अब बचा सिर्फ युन सुनवई, जो बेड के नीचे छुप गया था। उसको लग रहा था कि शायद जाओटियन का ध्यान ट्रेजर वॉल्ट में चला जाएगा। उसने सोचा कि जाओटियन एक सीक्रेट है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो प्रिंस एकदम नॉर्मल आदमी ही था। ये तो इनविंसिबल निकला। फ्लोटिंग आइलैंड्स जो टियर 10 फोर्स तक विथस्टैंड कर सकते थे, जाओटियन ने उन्हें भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। युन सुनवाई चुप था। उसको लगा प्रिंस चला गया, पर अचानक जाओटियन उसके सामने आ गया, वेव करते हुए। अरे, बच्चे की तरह बेड के नीचे क्यों छुप रहा है? युन सुनवाई ने तुरंत स्मोक टेक्निक यूज करके भाग के आइलैंड ब्लास्ट कर दिया। सोचा आप देखते हैं तू बचता है या नहीं। लेकिन एक सेकंड में जाओटियन उसके सामने आ गया, उसका गला पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रहा है। उसको एकदम मुर्गा पकड़ने की तरह वापस ले आया। वो बोला, सीन फुल कॉमेडी लग रहा था। सादर्न विल्डरनेस का सबसे बड़ा असैसिन किंग बेड के नीचे छुप रहा था। जाओ लिंगर भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। अगर खुद ना देखती तो सोचती कोई जोक है। युन सुनवाई डरते हुए बोला, मैंने अपनी ऑरा छुपाई, सांस रोकी, दिल धड़कना भी बंद किया, फिर भी तूने मुझे कैसे पकड़ा। जाओटिया ने एक स्माइल के साथ बोला, सिंपल, मैंने तेरा खून बहने की आवाज सुनी और बिना टाइम वेस्ट किए उसका गला तोड़ दिया। छोड़, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जाओ लिंगर फ्रीज, ये प्रिंस कितना टेरिफाइंग है, मुझे घर जाना है। फिर एक स्टोन टैबलेट आसमान से नीचे गिरा जिसमें लिखा था, एक्टिंग ऑन हेवेंस बिहाफ, किंग ऑफ हेल। जाओटियन चिल मोड में बोला, चलो घर जाके खाना खाते हैं। जाओलिंगर क्यूरियस होकर बोली, किंग ऑफ हेल का क्या सीन है। जाओटियन कैजुअली बोला, अरे बस एक टाइटल है मेरे होम टाउन का। कहावत है कि किंग ऑफ हेल थर्ड वॉच में सोल ले जाता है, कौन डेयर करे फिफ्थ तक रुकने की। और हाँ, जब वापस जाएं तो ये बातें मत बोलना। जाओलिंगर एकदम ओबीडियंटली सिर हिला दिया। जाओटियन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, छोटी बच्ची हो, बड़ों की सुनना चाहिए। जाओलिंगर ब्लशिंग करते हुए बोली, मैं इतनी छोटी नहीं हूं। जाओटियन हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, तुम तो बड़ी हो गई। फिर वो वापस एम्पीरियल गार्ड्स के पास आए। जाओटियन एक्टिंग करते हुए बोला, उफ, बच गया, ये देखो एम्परर का दिया लव टोकन। जाओलिंगर फेस पाम, टिपिकल प्रिंस, बिना ब्लिंक किए झूठ बोल देता है। बाद में गार्ड्स लाइन में खड़े हुए। जाओटियन बोला, चलो घर चलते हैं। गार्ड लीडर लुयन थोड़ा इरिटेट, प्रिंस इतना केयरलेस है, पता भी नहीं ब्लड क्लाउड टावर के लोग गए या नहीं। और यंग जनरल, आप भी आज अनयूजुअल लग रही हो, क्यों प्रिंस को इतना भाव दिया। जाओलिंगर बस स्माइल कर गई, जवाब नहीं दिया। फिर उसने सॉफ्टली बोला, अगर तुम्हारे फियांसे ने अकेला उन असैसिन्स को रोकना नहीं होता तो पूरा गांव खत्म हो जाता। उसकी माँ ने बताया था कि रेस्क्यू के वक्त एक खून से लथपथ बंदा विलेज के दरवाजे पर खड़ा था, डेड लग रहा था, फिर भी फाइट कर रहा था। एम्परर खुद बोल चुके थे, वो ही है ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की बैकबोन। स्टोरी सुनते सुनते लुएन की आंखों में आंसू आ गए। छोड़ो, पास्ट की बात है। आगे चल के जाओटियन एकदम से स्माइल करने लगा। एक गार्ड ने पूछा, प्रिंस कुछ अच्छा हुआ क्या।
जाओटियन बोला, कुछ खास नहीं, बस लगा आज कुछ मीनिंगफुल काम कर लिया, इसलिए थोड़ा शांति में हूँ। अगले दिन जाओ लिंगर घर से निकल रही थी। उसके फादर जोंगयांग मिंग ने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो कैजुअली बोली, प्रिंस जाओटियन का ध्यान रखने पैलेस जा रही हूँ। फादर शॉक्ड, अरे वो प्रिंस तो लेजी और केयरलेस के लिए फेमस है, पैलेस में गार्ड्स भी हैं, तुम्हें क्या जरूरत है? जाओ लिंगर इरिटेट हो गई, आपने कभी प्रिंस को समय दिया है? बिना जाने कैसे जज कर सकते हो? और बिना और कुछ बोले वो निकल गई। फादर सोचता रह गया, कल तक तो वो उसको पसंद नहीं करती थी, रात में क्या बदल गया? वहीं प्रिंस शाउटियन अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा था। मेडन्स उसे फ्रूट्स खिला रही थी, सिस्टम पे अल्ट्रामैन वर्सेस मॉन्स्टर्स देख रहा था, फुल लग्जरी लाइफ। लेकिन लू यन को ये सब देख के गुस्सा आ गया। एम्प्रेस फ्रंट लाइन पे फाइट कर रही है और प्रिंस यहाँ मजे कर रहा है, हद है। तभी यंग जनरल जाओ लिंगर आई, एकदम नए लुक में, रेड ड्रेस और ब्लश के साथ, और प्रिंस को बोली, मैं यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने आई हूँ। प्रिंस ने हाथ हिला के मना किया, अरे मुझे गार्ड की क्या जरूरत, अगर तुमने मेरा सीक्रेट एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा? रूम में साइलेंस। सब सोच रहे थे प्रिंस ने यंग जनरल को मना कर दिया, पर जाओ लिंगर ने सीरियस टोन में बोला, मैं कहीं नहीं जा रही, ये एम्परर का ऑर्डर है। सब गार्ड्स शॉक, यंग जनरल भी प्रिंस के चाम में आ गई लगती है। तभी एक रिपोर्ट आई, एक फ्लोटिंग आइलैंड गिर गया है, उस पे ब्लड क्लाउड टावर का इंसिग्निया है। क्या ये उनका मेन हेडक्वार्टर्स है जिसको एम्प्रेस इतने दिन से ढूंढ रही थी? जाओ लिंगर तुरंत भाग के गई और पूछा, क्या हुआ? लुयन का चेहरा एकदम शॉक में था। यंग जनरल, ब्लड क्लाउड टावर की एक ब्रांच टावर डिस्ट्रॉय हो गई है। जाओ लिंगर ने कैजुअली बोला, अच्छा, और? लुयन एकदम कंफ्यूज्ड। यंग जनरल, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है और आपको शॉक नहीं लगा? जाओ लिंगर को लगा कि शायद वो ज्यादा काम लग रही है, तो ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोली, हाँ, ब्लड क्लाउड टावर ब्रांच डिस्ट्रॉय होना तो गुड न्यूज़ ही है। साइड में बैठा श्याउटियन सोच रहा था, अरे ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है, अभी पकड़ी जाएगी। लुयन सीरियस टोन में बोली, नॉर्मली तो ये गुड न्यूज़ है, पर अभी अगर उनकी मेन फोर्स हमारे पे अटैक कर दे तो? और अगर उनका लीडर, जो किंग ऑफ असैसिन्स है, एम्परर को नॉर्दर्न बॉर्डर पे तकलीफ देने आ गया तो? श्याउटियन और जाओलिंगर अपना लाफ्टर दबा रहे थे। किंग ऑफ असैसिन्स, अरे वो जो बेड के नीचे छुप गया था? लुयन शॉक में बोली, यंग जनरल, आप हंस रही हैं, ऐसे सीरियस टाइम पे? ड्यूटी का सेंस खो दिया क्या? जाओलिंगर एक्सप्लेन करने के लिए अटक गई। तभी श्याउटियन ने उसके सर पे हल्का टैप किया, नेशनल क्राइसिस में तुम यहाँ जोक कर रही हो, ये कौन सा बिहेवियर है? जाओलिंगर अंदर ही अंदर सोची, उफ, बच गई, लगभग सब रिवील हो जाता। फिर श्याउटियन ने लुइयन से बोला, कमांडर लू, ये अभी यंग है, समझती नहीं सिचुएशन का वेट, प्लीज इस पे गुस्सा मत करो, और वैसे भी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी अपनी प्राइम पे है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जाके अपनी ड्यूटी करो, मैं इस लिटिल वन को समझा दूंगा। और फिर वो जाओलिंगर को लेकर चला गया। पीछे इंपीरियल गार्ड्स आपस में डिस्कस करने लगे, कमांडर, आप तो यंग जनरल को बचपन से देखती आई हो, अब लगता है आप आउटसाइडर बन गए, प्रिंस को तो वो बस 2 दिन से जानती है। लुयन सीरियस फेस के साथ बोली, सिचुएशन मेरे सोच से ज्यादा सीरियस लग रही है, जल्दी एक लेटर लिखो जनरल को, और मिनिस्टर जोंग को भी इन्फॉर्म करो। शाओत्यान ने कहा कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम हमारा सीक्रेट रिवील करने वाली थी, मुझे सिर्फ एंजॉय और रिलैक्स करना है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? और तभी शाओत्यान को शॉक करते हुए उसने उसके सामने घुटने टेक दिए, प्रिंस, मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। लेकिन शाओत्यान का पावर तो नॉर्मल कल्टिवेशन से नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ सिखा नहीं सकता था। इसलिए उसने उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, मेरे पास तुम्हें सीखने के लिए कुछ नहीं है, और वहां से चला गया। फिर वो अपना समय आराम से बिताने लगा। आधा महीना बाद शाओत्यान फिर से माउंटेन पे वाइल्ड बोर रोस्ट कर रहा था। झाओलिंगर उसके साथ थी। तभी एक इंपीरियल गार्ड भागते हुए आई और लुयन को बोली, कमांडर, एस्ट्रल पवेलियन से न्यूज आई है, ब्लड क्लाउड टावर डिस्ट्रॉय हो गया, उनके सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स एग्जीक्यूट हो गए, उनके डेड बॉडीज एविडेंस के रूप में हमारे पास हैं। लुयन शॉक में थी। आधा महीना वो ब्लड क्लाउड टावर के अटैक के फियर में थी, और अब सुन रही है कि वो खत्म हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके फियांसे का बदला मिल गया। झाओलिंगर ने भी सिंसियरली शाओत्यान को थैंक्स कहा, पर शाओत्यान वाइल्ड बोर खाते हुए बोला, इसका मुझसे क्या लेना देला? अगर फ्री हो तो मेरे लिए मीट कट कर दो।
झाओलिंगर ने थोड़ा बुरा मुंह बनाया। प्रिंस बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। इधर नॉर्दर्न बॉर्डर पे एम्प्रेस और जनरल जोंग ली शुआंग बात कर रही थी। एम्प्रेस बोली, वो बूढ़ा बड़ा जिद्दी है। पिछली बार मैंने उसे स्वॉर्ड एनर्जी से इंजर किया था। अगर फिर आया तो खत्म कर दूंगी। जनरल बोली, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, आप अनमैच्ड हो। एक बूढ़ा आपके सामने कुछ नहीं। तभी एक सोल्जर 2 लेटर्स ले आया। ये लू यैन ने आधा महीना पहले भेजे थे। जोंग ली शुआंग ने लेटर खोला और शॉक हो गई। ब्लड क्लाउड टावर की ब्रांच ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। एम्प्रेस कंसर्न हो गई। ये अच्छा नहीं। हो सकता है उनका हेडक्वार्टर रिवेंज लेने आए। दूसरे लेटर में लिखा था, जाओलिंगर प्रिंस के लुक्स में इन्फैचुएटेड है। डेली उसके साथ रहने के लिए सजती है। एम्प्रेस का फेस ब्लैक हो गया। अरे हैंडसम तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसा हो जाए। जनरल ने गुस्से में स्टोन पिलर पे मुक्का मारा। वो लड़की, जब तक उसकी धुलाई न करूं मैं मां ही नहीं। पर तभी बाहर से एक लाउड नॉइज आया। जनरल सोचने लगी, अरे क्या मैंने इतना पावरफुल पंच मारा? सबने ऊपर देखा। सदर्न बारबेरियंस फिर से अटैक कर रहे थे। एक बूढ़ा मास्क पहने लीड कर रहा था। मेरी पावर से मैं डिवाइन लाइट बनाता हूं और मेरे सोल्जर्स एनिमी के टेरिटरी में घुसेंगे। और सोल्जर्स एकदम गरज के अटैक कर गए। जनरल बोली, योर मैजेस्टी, आप सिटी डिफेंस मुझे दे दीजिए, आप उस बूढ़े को हैंडल करो। एम्प्रेस तुरंत उसके पास गई। जासू, क्या तू मौत चाहता है? बूढ़ा बोला, मैं अपने बारबेरियन किंगडम के फ्यूचर के लिए लड़ रहा हूं। मैं फेल नहीं हो सकता। एम्प्रेस ने स्वॉर्ड थ्रस्ट किया। तेरा फ्यूचर तो खुद बर्बाद करेगा। बूढ़ा डिफेंड कर रहा था, पर क्लियरली वीक था। उसने खून थूक दिया। एम्प्रेस कॉन्फिडेंट, अपने नेशन की ग्रैंड फॉर्मेशन के बिना तो कुछ नहीं। पर बूढ़ा एकदम स्मग किया। ट्रूली वर्दी एम्प्रेस, लेकिन ये देख। उसने अपने पाम से एक ब्लड रेड सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। एम्प्रेस शॉक, ये सीलिंग फॉर्मेशन? तो तूने जो ब्लड थूका था उससे तूने एयर में फॉर्मेशन लिखा था। बूढ़ा सेटिस्फाइड, बिल्कुल। ये फॉर्मेशन तुम्हें कुछ दिन ट्रैप करेगा। ब्लैक सोल हॉल ने हमें बहुत बड़ा पेमेंट दिया है। अब तक तो उनका पॉइजनस मार्स शेल्डर ग्रेट फ्लेम में घुस गया होगा। तुम्हारी इनोसेंट सिटीजन्स के लिए बड़ा बुरा होने वाला है। एम्प्रेस फ्यूरियस, अगर मेरे लोग मर गए तो पूरे बारबेरियन किंगडम को मिटा दूंगी। ग्राउंड पे जनरल जोंग ली शुआंग वैलियंटली फाइट कर रही थी और एम्प्रेस के पास रश करना चाहती थी। पर एम्प्रेस चिल्लाई, पास मत आओ, बॉर्डर को डिफेंड करो। एम्प्रेस बोली, क्या ये वर्थ है? इस ब्लड बर्निंग सीलिंग फॉर्मेशन से तुम्हारी कल्टिवेशन प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी। बूढ़ा बोला, हाँ वर्थ है। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी बहुत डेंजरस है। हम सिर्फ अपना कैपिटल सिक्योर करना चाहते हैं। एम्प्रेस ने डीप ब्रेथ ली। उसे समझ आ गया, ब्लड क्लाउड टावर का रिवेंज और ब्लैक सोल हॉल का थ्रेट दोनों एक साथ आ रहे हैं। बूढ़ा बोला, वाह, वर्दी ऑफ एम्प्रेस, तुम ट्रैप में हो फिर भी काम और स्ट्रैटेजी बना रही हो। दूसरी जगह ब्लड क्लाउड टावर के रूइंस पर एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हुआ। एक यंग मैन ने एल्डरली से पूछा, मास्टर, ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी ने किया होगा? एल्डर बोला, नहीं, उनके बस की बात नहीं। चल, अभी एम्प्रेस अपने पुराने दुश्मन में बिजी है, हम ग्रीन फ्लेम माउंटेन चलते हैं। उन्हें क्या पता, शियाउटियन तो ऑलरेडी वहां रिलैक्स लाइफ जी रहा था। उस दिन माउंटेन पे वो पूरा वाइल्ड बोर अकेला खत्म कर गया। जोंगलिंगर और गार्ड्स शॉक्ड, इतना खा लेता है? उन्हें नहीं पता था कि उसकी इमेंस पावर मेंटेन करने के लिए उसको लगातार खाना पड़ता था। अगर एम्प्रेस खाना सप्लाई ना करती तो शायद ये मिट्टी खा रहा होता। तभी शाउटियन ने कहा, अरे लुयन किधर है? जोंगलिंगर ने समझाया, वो ग्रीन फ्लेम टाउन गई है अपने फियोंसे को खुशखबरी देने, ब्लड क्लाउड टावर के डिस्ट्रक्शन की। शाउटियन ने सोचा, चलो हम भी चलते हैं, थोड़ा देख आते हैं। जोंगलिंगर ने बोला, पर अगर लुयन वापस आ गई और हम मिस कर गए तो? शाउटियन बोला, सिंपल है, तुम सब यहीं रहो। अगर हाफ एन आवर में हम नहीं आए तो पैलेस वापस चले जाना। गार्ड्स उसे नहीं जाने देना चाहते थे, पर प्रिंस ने कहा, टेंशन मत लो, मेरे पास जोंगलिंगर है, सब ठीक होगा। दूसरी तरफ ग्रीन फ्लेम टाउन के एंट्रेंस पर एक स्टैचू एक्टिवेट हुआ जो बैरियर बना रहा था। वहीं पर जोंगियन को जोर से उस स्टैचू के अगेंस्ट फेंका गया। वो मुश्किल से खड़ी हुई और सामने 2 क्लोक्ड फिगर्स को देखा। वो फिगर्स बोली, हमने सुना था कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के इंपीरियल गार्ड्स बहुत सीजन्ड वॉरियर्स होते हैं, लेकिन देख के लगता है कुछ खास नहीं। और वो 2 बंदे और कोई नहीं, ब्लैक सोल हॉल के पॉइजनस मार्श एल्डर और उसका साथी थे।
हॉल और उसका डिसाइपल खड़े थे और लू येन को तुरंत समझ आ गया ये दोनों ब्लैक सोल हॉल के लोग हैं और ब्लैक सोल हॉल ने बारबेरियन किंगडम के साथ मिलकर एम्प्रेस को एक डायरेक्ट फाइट में फंसाने का प्लान बनाया है और जब वो यहाँ नहीं होंगी तो इसका फायदा उठाकर ग्रेट फ्लेम के लोगों को मार डालेंगे। उस पॉइजनस माँ शेल्डा का नाम था श्यान युएनबाई और उसके चेले का नाम था माओ। श्यान युएनबाई ने अपने चेले को ऑर्डर दिया, इसको जल्दी से निपटा दो, हम ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करो मास्टर, मैं इसे आराम से ऊपर पहुंचा दूंगा, गुहोंग माओ ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। एक झटके में उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधा लू येन के गले पर हमला कर दिया। बेचारी ने जैसे तैसे अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर वार हो गया। मौके का फायदा उठाकर गुहोंग माओ ने एक जोरदार लात लू येन को मारी। वो बेचारी उड़ती हुई सीधा एक स्टैचू से जा टकराई और उसके मुंह में खून भर गया। गुहोंग माओ आगे बढ़ा, फाइनल ब्लो देने के लिए अपना हाथ उठाते हुए लू येन बेचारी बस अपनी आंखें बंद कर सकी, अपने मर चुके हस्बैंड के बारे में सोचते हुए, और खुद को तसल्ली दे रही थी कि उसने उनका नाम खराब नहीं किया। तभी हीरो की एंट्री होती है। हमारा श्याओ ट्यान आ गया। उसने एक पत्थर गुहोंग माओ की तरफ फेंका। गुहोंग माओ को खतरा महसूस हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की फोर्स इतनी थी कि वो फिर भी दूर जा गिरा। लू येन ने आंखें बंद किए हुए सोचा कि अब तक फाइनल वार क्यों नहीं हुआ। तभी उसे अपने पास एक आवाज सुनाई दी, मेरी इंपीरियल गार्ड के हेड के साथ क्या करने का इरादा है तुम्हारा? लू येन हैरान होकर धीरे से कहा, प्रिंस। शाओटियान फुल गुस्से में कहा, यंग लेडी, काट डालो इसे। ज्याओलिंगर ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ते हुए बोली, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। बिना सोचे उसने सीधा गुहोंग माओ पर तलवार चला दी, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर अटैक रोका। ये देखकर लू येन सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि प्रिंस ने मुझे बचाया है। जब श्याओटियान ने लू येन को आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सीधा उसकी चिन पकड़ी, अपने सिस्टम से एक गोली निकाली और लू येन के मुंह में डाल दी, ऑर्डर देते हुए, इसको निगल जाओ। लू येन ने अपना मुंह थकते हुए सोचा कि प्रिंस उतने भी अनोइंग नहीं है जितना वो सोचती थी। हॉल और उसका डिसाइपल खड़े थे और लू येन को तुरंत समझ आ गया ये दोनों ब्लैक सोल हॉल के लोग हैं और ब्लैक सोल हॉल ने बारबेरियन किंगडम के साथ मिलकर एम्प्रेस को एक डायरेक्ट फाइट में फंसाने का प्लान बनाया है और जब वो यहाँ नहीं होंगी तो इसका फायदा उठाकर ग्रेट फ्लेम के लोगों को मार डालेंगे। उस पॉइजनस माँ शेल्डा का नाम था श्यान युएनबाई और उसके चेले का नाम था माओ। श्यान युएनबाई ने अपने चेले को ऑर्डर दिया, इसको जल्दी से निपटा दो, हम ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों को ब्लड सैक्रिफाइस के लिए इस्तेमाल करेंगे और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करो मास्टर, मैं इसे आराम से ऊपर पहुंचा दूंगा, गुहोंग माओ ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। एक झटके में उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधा लू येन के गले पर हमला कर दिया। बेचारी ने जैसे तैसे अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर वार हो गया। मौके का फायदा उठाकर गुहोंग माओ ने एक जोरदार लात लू येन को मारी। वो बेचारी उड़ती हुई सीधा एक स्टैचू से जा टकराई और उसके मुंह में खून भर गया। गुहोंग माओ आगे बढ़ा, फाइनल ब्लो देने के लिए अपना हाथ उठाते हुए लू येन बेचारी बस अपनी आंखें बंद कर सकी, अपने मर चुके हस्बैंड के बारे में सोचते हुए, और खुद को तसल्ली दे रही थी कि उसने उनका नाम खराब नहीं किया। तभी हीरो की एंट्री होती है। हमारा श्याओ ट्यान आ गया। उसने एक पत्थर गुहोंग माओ की तरफ फेंका। गुहोंग माओ को खतरा महसूस हुआ और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की फोर्स इतनी थी कि वो फिर भी दूर जा गिरा। लू येन ने आंखें बंद किए हुए सोचा कि अब तक फाइनल वार क्यों नहीं हुआ। तभी उसे अपने पास एक आवाज सुनाई दी, मेरी इंपीरियल गार्ड के हेड के साथ क्या करने का इरादा है तुम्हारा? लू येन हैरान होकर धीरे से कहा, प्रिंस। शाओटियान फुल गुस्से में कहा, यंग लेडी, काट डालो इसे। ज्याओलिंगर ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ते हुए बोली, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। बिना सोचे उसने सीधा गुहोंग माओ पर तलवार चला दी, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर अटैक रोका। ये देखकर लू येन सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि प्रिंस ने मुझे बचाया है। जब श्याओटियान ने लू येन को आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सीधा उसकी चिन पकड़ी, अपने सिस्टम से एक गोली निकाली और लू येन के मुंह में डाल दी, ऑर्डर देते हुए, इसको निगल जाओ। लू येन ने अपना मुंह थकते हुए सोचा कि प्रिंस उतने भी अनोइंग नहीं है जितना वो सोचती थी। उसने जल्दी से अपनी तलवार फेंकी और पीछे हट गई। उनके काटने से बाल बाल बची। तलवार से हरे रंग का धुआं निकल रहा था, खतरनाक जहर। गुहोंग माओ अपने मास्टर के पास लौट गया। एल्डर ने कहा, हमेशा तुमसे बेहतर कोई न कोई होता है, अब समझे? गुहोंग माओ ने सर झुकाया, जी मास्टर, अब समझ गया। एल्डर ने फिर ज्याओलिंगर की तरफ देखा।
छोटी लड़की, तुम काफी हिम्मत वाली हो जो मेरे सामने से भागी नहीं। और ये ग्रेट फ्लेम का प्रिंस भले ही कमजोर है लेकिन चेहरा काफी हैंडसम है, तभी तो एम्प्रेस ने इसे अपना कंसॉर्ट चुना। जाओ लिंगर ने मजे लेते हुए कहा, ये बेचारा मौत सामने है फिर भी बके जा रहा है। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि प्रिंस असल में कितने खतरनाक हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो शॉक हो गई जब उसने देखा कि शाओटियान आराम से वाइन पी रहा है। फिर शाओटियान डरपोक होने की एक्टिंग करने लगा। पॉइजनस मार्श एल्डर, मैंने आपके बड़े नाम के बारे में बहुत सुना है। मुझे पता है कि आज मेरा बचना मुश्किल है, इसलिए मैं अपनी जान के बदले एम्प्रेस का एक राज बताना चाहता हूँ। लू येन को यकीन नहीं हुआ। प्रिंस, आप? सिर्फ जाओ लिंगर को उसकी शरारती आदतों का पता था। उसने सोचा, लगता है सिस्टर लू ने सच में यकीन कर लिया। उसने लुयन का हाथ पकड़कर कहा, सिस्टर लू, प्रिंस कुछ सोचकर ही कर रहे हैं, आप जल्दी में कोई कदम मत उठाना। एल्डर को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, शाओटियान ने कहा। तो फिर पहले इन दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। इस तरह अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो कम से कम ये दोनों तो बच जाएंगी। लुयन की आंखें भर आई। वो पहले हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसके लिए कैसे तैयार हो सकती हूँ? प्रिंस, आप राज मुझे बता दीजिए और मैं आपकी जगह यहाँ रुक जाती हूँ। शाओटियान ने उसे डांटा, बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर यहाँ बेवकूफ है? मैं मौत से डरता हूँ इसलिए पीछे रहकर राज उगल दूंगा। तुम नहीं डरती, लेकिन तुम्हारे यहाँ रुकने से क्या फायदा होगा? मन ही मन सोचा, ये बिना दिमाग वाली लड़की स्क्रिप्ट फॉलो क्यों नहीं करती? अगर तुम लोग जाओगे नहीं तो मैं अपने प्लान को अंजाम कैसे दूंगा? एल्डर बोला, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, सब कुछ उगल दो जो तुम जानते हो। अगर मुझे सुनकर अच्छा लगा तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तभी शाओटियान जोर से हंसने लगा, तुम लोग सच में मुझे स्पीचलेस कर देते हो। उसने अपनी पावर से एक झटका दिया जिससे आसपास की स्पेस मुड़ने लगी। ये भयानक एनर्जी महसूस करके एल्डर हकलाने लगा। जियाउटियन का ऑरा और भी खतरनाक होता जा रहा था। जमीन फटने लगी और पहाड़ कांपने लगे। एल्डर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। जियाउटियन उसके पास गया, उसके हर कदम से कान फाड़ देने वाली आवाज आ रही थी। उसने ऊपर से एल्डर को देखा और कहा, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम जैसे लोग सीधी बात क्यों नहीं समझते। मैं अपनी असली पावर दिखाना नहीं चाहता था, मैं तो बस इस इंपीरियल गार्ड कमांडर को यहाँ से भेजना चाहता था। क्या ये ज्यादा मांग लिया मैंने? ये कहकर उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल एल्डर के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। एल्डर कांपते हुए बोला, मैं एल्डर, ये एक गलतफहमी थी। एक और थप्पड़ पड़ा। क्या एल्डर, मैं मुश्किल से 20s में हूँ, ठीक से बात कर सकते हो? माफ कीजिए सर। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बार बार थप्पड़ की आवाज सुनकर लू येन और जाओलिंगर दोनों शॉक में थे। एल्डर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सर। जियाउटियन ने कुछ और थप्पड़ मारे और बोला, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लू येन ने हैरान होकर पूछा, यंग जनरल, ये हो क्या रहा है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? जाओ लिंगर ने समझाया, जैसा कि आप देख सकती हैं प्रिंस को कोई हरा नहीं सकता। आपको ये बात कभी एम्प्रेस को नहीं बतानी है, वरना आप एहसान फरामोश कहलाएंगी। तब लू येन को समझ आया कि जाओ लिंगर प्रिंस का हर ऑर्डर क्यों मान रही थी। यंग जनरल, ब्लड क्लाउड टावर, क्या उसने? हाँ, जाओ लिंगर ने कंफर्म किया। ब्लड क्लाउड टावर के पावर हाउसेस को खत्म करने वाला कोई और नहीं, खुद प्रिंस ही थे। लू येन को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई थी और उसकी आंखों में प्रिंस के लिए सिर्फ एडमिरेशन भरा था। तभी लू येन ने देखा कि एल्डर के नीचे एक काला फॉर्मेशन बन रहा है। वो चिल्लाई, प्रिंस, वहां से हटिए। एल्डर ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा, बहुत देर हो चुकी है। जियाउटियन के पैरों के नीचे एक अजीब सा पर्पल रंग का दलदल बन गया। एल्डर पीछे कूदा। कैसा लगा? ये है मेरा लाइफ स्पैन बर्निंग डार्क स्वम्प, जिसे मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल जलाकर बनाया है। मजे लो, तुम्हारी स्किन सड़ने लगेगी, माउस गल जाएगा और हड्डियां कोयले जैसी कमजोर हो जाएंगी। जितना छटपटाओगे उतना नीचे जाओगे। एक 10th लेवल का बंदा भी इसके जहर से नहीं बच सकता। लू येन घबरा गई। यंग जनरल, जल्दी उन्हें बचाइए। जाओ लिंगर ने शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम बस रास्ते से हट जाते हैं। आप प्रिंस को कम समझ रही हैं, वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं, इंसेनली स्ट्रांग है। ये सुनकर लू येन चुप हो गई और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। एल्डर ने अपनी जिंदगी के 30 साल कुर्बान करके वो खतरनाक दलदल बनाया था, लेकिन शाओटियन उसमें डूबने के बाद भी एकदम नॉर्मल था। यहाँ तक कि उसने एल्डर को थम्स अप भी दिया। बढ़िया मूव था, ये तो नेचुरल एक्सफोलिएशन जैसा है। लेकिन सच में
ये चीज इतनी ही पावरफुल है क्या? फिर उसने अपनी नजर एल्डर के चेले ग्यूहोंग माओ पर डाली, जो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और दूर रहने की भीख मांगने लगा। शाओटियन ने उसको कॉलर से पकड़ा और दलदल में फेंक दिया। ग्यूहोंग माओ दर्द से चिल्लाया और कुछ ही पलों में डूबकर मर गया। शाओटियन उस पॉइजनस लिक्विड से खेल रहा था। एल्डर बिल्कुल सन्नाटे में आ गया। कौन कौन हो तुम? उसको इग्नोर करके शाओटियन ने उस लिक्विड को फेस मास्क की तरह लगाना शुरू कर दिया। एल्डर डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद शाओटियन ने मास्क हटाया और झाओलिंगर से पूछा, छोटी लड़की कैसा है, मैं थोड़ा गोरा लग रहा हूं क्या? झाओलिंगर के पास कोई जवाब नहीं था। प्रिंस इतने वीन कब से हो गए? तुम कुछ नहीं जानती बच्ची, मुझे एम्प्रेस को इम्प्रेस करने के लिए और हैंडसम दिखना होगा। फिर उसने एल्डर से पूछा, सुनो, तुम्हारी कितनी जिंदगी बची है? नहीं, बस ऐसे ही, तुम्हारा दलदल काफी इम्प्रेसिव है। तुम इसे और कितनी बार यूज कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें जिंदगी बढ़ाने वाली गोली दूं, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही स्किन केयर प्रोवाइड करते रहोगे? एल्डर शर्म और गुस्से से भर गया। तुम एक जानवर हो, इंसान को मार दो पर उसकी बेइज्जती मत करो। ये बुढ़ा, ये बुढ़ा, ये कहते हुए एल्डर ने अपने ही माथे पर हाथ मारकर वहीं अपनी जान दे दी। झाओलिंगर और लुयन बिल्कुल हैरान थे। ब्लैक सोल हॉल के 6 इविल किंग्स में से एक को प्रिंस ने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। शाओटियन सच में कंफ्यूज लग रहा था। इसने खुद को क्यों मार लिया? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा था और उसे छोड़ना भी चाहता था। दोनों लड़कियां मन ही मन में सोचने लगी, प्रिंस थोड़े तो इंसान बनो। झाओलिंगर ने शाओटियान को सलाह दी, प्रिंस आपको सोचना चाहिए कि इस गड़बड़ को कैसे अब छुपाया जाए। जमीन में इतनी बड़ी दरार को देखकर शाओटियान बोला, यार ये तो काफी बड़ा कांड हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस दिशा में आगे बढ़ने पर हम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी पहुंच जाएंगे, है ना? जैसे ही झाओलिंगर ने हाँ में सिर हिलाया, शाओटियान की औरा फिर से फट पड़ी, जिससे वो चौंक गई। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने जल्दी से पूछा। सबूत मिटाने जा रहा हूँ, शाओटियान ने जोश से कहा। इतना कहकर उसने एक ऐसा पंच मारा जिससे ऐसी तगड़ी पावर निकली कि लगा जैसे आसमान और धरती को चीर देगी। झाओलिंगर और लू यान दोनों ने उस तूफानी हवा से बचने के लिए अपने हाथ उठा लिए। कुछ पल बाद शाओटियान ने गहरी सांस छोड़ी, जिससे एक ऐसा टॉर्नेडो उठा जो जमीन से आसमान को जोड़ता हुआ दिख रहा था। झाओलिंगर को विश्वास नहीं हुआ। सबूत मिटाने का मतलब तुम्हारे लिए ये होता है क्या? शाओटियान हल्का सा मुस्कुराया। जब तक पूरा लैंडस्केप ही बदल जाए और पुरानी चीजों का कोई निशान न बचे, उसी को तो सबूत मिटाना कहते हैं। जब धूल हटी तो हर तरफ शांति और सुकून था। झाओलिंगर ने अपने कमेंट्स रोक लिए, सोचते हुए कि ये तो पूरी दुनिया को नया शेप देने जैसा है। उसी वक्त शाओटियान को कुछ याद आया। अरे, शहर के लोगों ने ये सब तो नहीं देख लिया ना? लू यन ने मुस्कुराकर समझाया। प्रिंस चिंता मत कीजिए, शहर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एरे है जो बाहर का नज़ारा रोक देता है। शाओटियान ने राहत की सांस ली। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा मेरे सुकून भरे दिन खत्म हो गए। ठीक है, मैं पास के जंगल में इंतजार करूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तो थोड़ी वाइन ले आना याद से। शाओटियान को जाते हुए देखकर लू येन सोचने से खुद को ना रोक सकी। प्रिंस सच में सबसे अलग हैं। इतनी पावर होने के बावजूद वो दूसरों के टुकड़ों कर पलने में खुश हैं और इतने बेफिक्र और दिलदार हैं। प्रिंस, उसने पास रखी मूर्ति को थपथपाया और सोचा, कितना अच्छा है ना? तभी गांव वाले जो सीन पर देर से पहुंचे थे, हाथों में फावड़े लेकर दौड़ते हुए बाहर आए और देखा कि जिन 2 बड़े पहाड़ों को वो जानते थे वो गायब हो चुके थे। लू यान ने हंसकर गांव वालों से कहा, एल्डर, टाउन चीफ, अब सब सेफ है, चलो वापस चलते हैं। पहाड़ बस थोड़ा घूमने गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं। झाओलिंगर बड़े जोश से शाओटियान के किस्से सुना रही थी। इंपीरियल गार्ड के हेड को अचानक एक ख्याल आया, कहीं हमने पीठ पीछे जो भी उसके बारे में बुरा भला कहा उसने सब सुन लिया। इथी, ये सुनकर शाओटियान जो आगे चल रहा था अचानक बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने सब सुना। तुम घर गई और मेरी बुराई की कि मैं देश के लिए एक आफत हूँ। मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं अपनी शक्ल से एम्प्रेस को फंसा रहा हूँ और ये भी कहा कि मैं टू टाइमिंग कर रहा हूँ, जो है उससे एंजॉय करते हुए किसी और चीज पर भी नजर है मेरी, मतलब कि मैं यंग झाओलिंगर के साथ सेटिंग कर रहा हूँ। झाओलिंगर ने लुयैन को शक की नजर से देखा। सिस्टर लुयैन, आप क्या क्या इमेजिन कर रही थीं? लुयैन तुरंत घुटनों पर बैठ गई। प्रिंस, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ। शाओटियान ने हाथ हिलाकर उसे इग्नोर किया। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी है। झाओलिंगर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कौन सोच सकता था कि बड़ी बहन लुयैन यो इतनी मैच्योर लगती हैं, घर पर इतनी बड़ी गॉसिपर होंगी। वेट, घर पर? उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगी। प्रिंस, आप लुयैन की बातें उसके अपने घर में सुन सकते थे, प्रिंस के रेजिडेंस से? ऑफ कोर्स, शाओटियान मुस्कुराया। हमारी प्यारी लुयैन घर पर एकदम चैटर बॉक्स बन जाती है।
हमेशा नॉनस्टॉप बड़बड़ाती रहती है। लू यान हक्की बक्की रह गई। साफ था कि शाओटियान ये सब जानबूझ के कर रहा था, सोचते हुए, तुम मेरे बारे में गॉसिप करोगी तो मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। जल्दी ग्रुत जोंग रेजिडेंस लौट आया। शाओटियान ने इरिटेट होकर गेट की तरफ इशारा किया, वापस जाओ। प्रिंस, मुझे भी पैलेस में डिनर करना है, लुयन ने रिक्वेस्ट की। नहीं, तुम पिछले कुछ दिनों से पैलेस में ही हो। तुम्हारे पापा हर रात इस वजह से मुझे डांटते हैं, बहुत अनोइंग लगता है। लुयन ने ठंडी सांस ली। सोचा, अगर रात में कुछ भी सीक्रेट किया जाता तो क्या वो साफ साफ सुनाई नहीं देता। झाओलिंगर ने उम्मीद भरी नजरों से शियाओटियान से भीख मांगी। प्रिंस, प्लीज मुझे पैलेस जाने दो, इतने कंजूस मत बनो। नहीं, ये नाटक बंद करो। तुम्हारे पास माँ बाप हैं और तुम उनकी कद्र नहीं करती। मैं बिना माँ बाप के बड़ा हुआ हूँ, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। ये सुनकर झाओलिंगर और लुयान दोनों चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंस का इतना दुखद अतीत होगा। शाओटियान ने हाथ हिलाकर कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं अब खुश हूँ। हार मानकर झाओलिंगर घर जाने के लिए तैयार हो गई। शाओटियान ने प्यार से उसके बाल सहलाया। गुड गर्ल, घर जाओ। तभी झाओलिंगर के पिता जोंग यांगमिंग गुस्से में आए और पूछा, प्रिंस, आप क्या कर रहे हैं? आप एम्प्रेस के साथ ही हैं, क्या आप उसके साथ ठीक से पेश आ रहे हैं? लुयन ने ये सुनकर तुरंत जवाब दिया, लॉर्ड जोंग, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? बिना सच जाने आप किसी की इज्जत कैसे उछाल सकते हैं? जोंग यांगमिंग चौंक कर बचाव में अपने हाथ हिलाने लगे, लेकिन लुयन का गुस्सा बढ़ता गया और वो बोलती गई, आप इतने ऊंचे पद पर हैं और फिर भी इतना अंधाधुंध फैसला करते हैं, मुझे आपसे निराशा हुई। जोंग यांगमिंग चौंक गए और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने सोचा, इतनी नेक और वफादार औरत और वो भी प्रिंस के जादू में फंस गई। झाओलिंगर ने बीच में कहा, प्रिंस तो इतने दयालु हैं कि मुझे आपके साथ डिनर करने के लिए घर भेज रहे थे और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लिंगर, मैं जोंग यांगमिंग हकलाते हुए शब्दों की कमी में पड़ गए। झाओलिंगर ने लुयान को पकड़ा और कहा, डैड, आज रात आप अकेले ही डिनर कर लीजिए। जोंग यांगमिंग फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाए, ये दुनिया को क्या हो गया है? साउथ के शरणार्थियों का मसला अभी तक सुलझा नहीं और अब मेरी बेटी इतनी नाफरमान हो रही है। कुछ देर बाद वो उठे और अपने रेजिडेंस लौटने की तैयारी करने लगे। अचानक तीनों उनके पास वापस आ गए। जोंग रेजिडेंस के एक पवेलियन के अंदर शियाओटियान विवादित व्यंजनों से भरी टेबल को घूर रहा था और अपने मुंह में पानी आने से रोक नहीं पा रहा था। जोंग यांगमिंग ने आखिरी डिश परोसते हुए कहा, प्लीज सब खाइए। झाओइंगर ने हाथ से मुंह छुपाकर हंसी। प्रिंस, ये वही डिश है, मेरे पापा ने एक बार इससे मेरी माँ का दिल जीता था। शियाओटियान ने उसके सर पर हल्का सा मारा। थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, अपने पापा के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? झाओलिंगर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जोंग यांगमिंग कंफ्यूजन में देख रहे थे। मेरी बेटी प्रिंस से इतना डरती क्यों है? उन्होंने सोचा, बेहतर है मैं माफी मांगकर खाना खा लूं। उन्होंने अपना ग्लास उठाया। प्रिंस, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शियाओडियान ने भी अपना ग्लास उठाया और एक लंबा घूंट पिया। खाने का एक टुकड़ा खाकर और स्वाद का आनंद लेने के बाद उसने थम्स अप दिया। टेस्ट तो सच में अमेजिंग है। जैसे ही शियाओटियान खाता रहा, जोंग यांगमिंग थोड़ा हैरान थे। किसी को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिंस का लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करने का जुनून अजीब है। उसी वक्त शियाओटियान कुछ बड़बड़ाया। जोंग यांगमिंग ने पूछा, प्रिंस, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो प्लीज साफ साफ बोलिए। शियाओटियान हिचकिचाया। क्या मैं यहाँ रेगुलर खाने आ सकता हूँ, आपके हाथ के बने डिशेस टेस्ट करने? आपकी कुकिंग स्किल्स कमाल की हैं। जोंग यांगमिंग ने मुंह से जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में सोचा, क्या वो मुझसे मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को अपना पर्सनल शेफ बनने की उम्मीद कर रहा है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगले ही सेकंड शियाओटियान ने टेबल पर एक अंगूठी पटक दी। मैं खुद साउथ रेफ्यूजीज की मदद के लिए 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स डोनेट करूंगा। जोंग यांगमिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। प्रिंस, आप कल क्या खाना पसंद करेंगे? मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं खुद जाकर सामान चुन के लाऊंगा ताकि आपको एक शानदार भोजन मिले। लिंग, क्या तुम मेरे लिए एक शेफ की रोब खरीदने में मदद कर सकती हो? हम प्रिंस के खाने के मामले में लापरवाही नहीं कर सकते। झाओलिंगर और लू येन विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तो बहुत जल्दी दिल बदल गया। स्पिरिट स्टोन्स को कसकर पकड़े हुए जोंग यांगमिंग ने अपनी बेटी की हैरान नजर को देखा। वो कहना चाहते थे, तुम कुछ नहीं समझती, रेफ्यूजीज को ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही आसानी से बसाया जा सकता है। अब जब हमारे पास फंड्स आ गए हैं, जरूरत पड़ी तो मैं उसे डैड भी बुला लूंगा। वैसे प्रिंस, ये स्पिरिट स्टोन्स असली तो है ना? उम्मीद है ये पैलेस से छुपके से नहीं लाए गए। शाओटियन ने हाथ हिलाकर कहा, चिंता मत करो, ये स्पिरिट स्टोन्स एक माफी के मुआवजे में मिले थे जो किसी को मुझे देनी थी। ध्यान रखना कि तुम ये ना बताओ कि ये मेरी तरफ से आए हैं, ये मेरा प्राइवेट खजाना है, एम्प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए। आश्वस्त होकर जोंग यांगमिंग ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। शाओटियन ने राहत की सांस ली। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये पैसा पाने में कितनी मुश्किल हुई और उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया।
शाओटियन के गुस्से भरे टोन को सुनकर जोंग यांगमिंग की कल्पना दौड़ने लगी, उसे किसी गंभीर अत्याचार से गुजरते हुए इमेजिन करते हुए। उसने जल्दी से सांत्वना दी, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। साइड में झाओ लिंगर और लू येन और भी ज्यादा शॉक्ड थे। ब्लड क्लाउड टावर ने आपको उनका पूरा खानदान मिटाने के लिए मजबूर किया और आपने उनका खजाना खाली कर दिया? अचानक शाओटियन ने पूछा। मिनिस्टर जोंग, आप इन फंड्स का इस्तेमाल कैसे करने का प्लान कर रहे हैं? मेरा इरादा राहत सामग्री खरीदकर भेजने का है और साथ ही टेम्पररी शेल्टर्स के निर्माण के लिए फंड देना है, जब तक वो अपनी फसल नहीं काट लेते। शाओटियन ने सिर हिलाया। ये उतना एफिशिएंट नहीं है और इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। काम के बदले अनाज वाला अप्रोच ट्राई क्यों नहीं करते? जोंग यांगमिंग चौंक गए। काम के बदले अनाज से आपका क्या मतलब है? शाओटियन ने समझाया, देखो, साउथ के रेफ्यूजीज के पास सब चीजों की कमी है सिवाय मैन पावर के, है ना? क्यों ना इस पैसे का इस्तेमाल उन्हें काम पर रखने के लिए किया जाए? हम राहत दे रहे हैं, हम उन्हें काम पर कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं? एक बड़े ग्रुप को बेकार बैठकर मुसीबत खड़ी करने देने के बजाय उस पैसे से खाना और सामान खरीदो और उन्हें सैलरी के तौर पर दो। उन्हें पुल, सड़कें ठीक करने और बंजर जमीन पर खेती करने के लिए काम पर रखो। उनका पेट भी भरेगा और वो ग्रेट फ्लेम को बनाने में मदद भी करेंगे और उनके पास शरारत करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं बचेगी। क्यों नहीं? इस मेथड से रेफ्यूजीज बिखर भी जाएंगे, जैसे जान पहचान वाले लोग एक साथ इकट्ठे होकर हिम्मत जुटाकर मुसीबत खड़ी नहीं कर पाएंगे। सोचो इस बारे में। जोंग यांगमिंग को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तो एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। ब्रिलियंट। प्रिंस, जब भी आपको फ्यूचर में खाना मन करे, बस मुझे बता दीजिएगा। मैं दूसरी चीजों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, लेकिन जब कुकिंग स्किल्स की बात आती है तो पूरे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में मैं खुद को सेकंड टू नन मानता हूँ। उसने गर्व से अपनी छाती ठोकी। शाओटियन मुस्कुराया। बस मैं यही सुनना चाहता था। मुझे बाद में मिडनाइट स्नैक चाहिए होगा। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को मजेदार नजरों से देखा। दोनों लड़कियों को लगा कि सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है। उससे पहले दिन तक झाओ लिशवांग शहर की दीवारों के ऊपर खड़ी थी, एम्प्रेस को देखते हुए जो फंस गई थी। आधे महीने तक शांत रहने के बाद उसकी ब्रेक थ्रू का समय आ गया था। बारबारियन किंगडम के ग्रैंड एल्डर ने जल्दी से सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, समझते हुए कि एम्प्रेस 9th रैंक में एडवांस करने वाली है। जल्द ही एम्प्रेस ने ठंडी आह के साथ अपनी आंखें खोली। उसकी ऑरा एक भूस्खलन या सुनामी की तरह फैल गई, जिससे बारबारियन सैनिक घबरा कर भागने लगे, इस डर से कि उन्हें चारा बनने के लिए पीछे न छोड़ दिया जाए। अगले ही पल सीलिंग फॉर्मेशन एम्प्रेस ने एक जोरदार धमाके से तोड़ दी। अपनी तलवार शान से पकड़े हुए उसने कहा, बूढ़े आदमी, तुम भागे तो बहुत तेज, लेकिन तुम कितना भी तेज भाग लो, क्या तुम 9th रैंक से निकली तलवार की एनर्जी से बच सकते हो? एम्प्रेस ने अपनी तलवार घुमाई और ठंडी तलवार की एनर्जी ने तुरंत उन सैनिकों को जमा दिया जो एल्डर के पीछे भाग रहे थे। बारबेरियन कबीले का एल्डर अपने दांत पीसकर पूरी रफ्तार से भागा। अचानक पीछे से ठंडक महसूस हुई। वो चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 9th रैंक प्रैक्टिशनर की शक्ति इतनी भयानक होगी। जल्दी से वो मुड़ा और अपनी जिंदगी की सबसे शक्तिशाली स्किल का इस्तेमाल किया। हमले को रोकने के लिए एक विशाल भ्रम वाला फिगर बनाया, लेकिन वो विशाल फिगर झाग की तरह नाजुक तलवार की एनर्जी से आसानी से चीर दिया गया। एल्डर एक टूटी पतंग की तरह जमीन पर गिर गया, एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए। कुछ पल बाद वो लड़खड़ाकर उठा। उसका चेहरे का मास्क टूट चुका था और उसे 9th रैंक एक्सपर्ट के असली आतंक का एहसास हुआ। दूसरी ओर एम्प्रेस ने आगे पीछा करने का फैसला नहीं किया। वो शहर की दीवारों पर वापस आ गई, डिप्यूटी जनरल को पीछे रहकर मामला संभालने को और सब कुछ सेटल होने के बाद सेना को वापस ले जाने को कहा। उसने आने वाली गड़बड़ की तैयारी के लिए झाओ लिशवांग के साथ जल्दी निकलने का फैसला किया। रास्ते में झाओ लिशवांग ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। योर मैजेस्टी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब हर जगह फॉर्मेशंस हैं जो पॉइजनस मार्श एल्डर के एक्शंस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। एम्प्रेस हालांकि अभी भी चिंतित थी। पॉइजनस मार्श एल्डर 8वें रैंक का है। ये फॉर्मेशंस उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ग्रेट फ्लेम को ज्यादा नुकसान न पहुंचा हो। जल्द ही दोनों उस शहर में पहुंचे जहां पहले 2 बड़े पहाड़ थे। उन्होंने देखा कि वो गायब हो गए हैं। झाओ लिशवांग हटकी बकी रह गई। एम्प्रेस ने कुछ देर देखा और अनुमान लगाया। आसपास कोई जमा हुई मिट्टी नहीं है, लेकिन दूर के पहाड़ों पर धूल की एक परत है। मुझे शक है कि किसी ने इन 2 पहाड़ों को एक ही झटके में धूल में मिला दिया है। एक ही झटके में? योर मैजेस्टी, अब जब आप 9th रैंक की हैं, तो आप इस व्यक्ति के सामने कहाँ आती हैं? एम्प्रेस ने कड़वी मुस्कान दी। तुम उसे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मैं तो उसकी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकी, तो मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? योर मैजेस्टी, क्या इसके पीछे का व्यक्ति 10th रैंक का हो सकता है? नहीं, यही तो सबसे डरावनी बात है। अगर वो 10th रैंक का होता तो मैं उसे पहचान लेती।
उसकी शक्ति 10th रैंक से भी ज्यादा हो सकती है। जब वो नॉर्थ एक्सपीडिशन से विजयी होकर लौटी तो उसने पाया कि शाओटियन उसके इंपीरियल गार्ड के हेड और झाओ लिशुआंग की बेटी के आश्चर्यजनक रूप से करीब आ गया था। दोनों ही इस मुफ्तखोर आदमी को बहुत इज्जत दे रहे थे। शाओटियन उनके जोशीले ध्यान से दूरी बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे पास में एक कातिलाना इरादा महसूस हुआ। धीरे से देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये उसकी पत्नी एम्प्रेस लौट रही हैं। एम्प्रेस के पास खड़ी झाओ लिशुआंग अपनी बेटी को डांट रही थी। जोंग, कितने दिन हो गए जब से तुम्हें मार नहीं पड़ी, फिर से मार खाने का मन कर रहा है? हाँ? तीनों जो अपनी बातों में लगे थे हक्के बक्के रह गए। झाओ लिंगर चौंक कर अपना बन गिरा बैठी। ओ नो, माँ इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके साथ हाँ मैजेस्टी भी हैं। इंपीरियल गार्ड की हेड लू येन ने धीरे से कहा, मैंने एक बार प्रिंस शाओटियन के साथ तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा था, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। मैंने जनरल को इस बारे में एक लेटर भी लिखा था। ये सुनकर शाओटियन डर गया। व्हाट द हेक? कमांडर लू, क्या तुम मुझे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही हो? जोंग लिशुआंग उन्हें फुसफुसाते देखकर साफ गुस्से में उनके पास आई, साफ तौर पर कुछ सजा देने के लिए। झाओ लिंगर डरकर शाओटियन के पीछे छिप गई। घबराहट में शाओटियन चिल्लाया, बच्ची तुम मेरे पीछे क्यों छिप रही हो? अपनी बहन लू के पीछे छिपो ना। तुम मामले को और बिगाड़ना चाहती हो क्या? झाओ लिंगर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, प्रिंस प्लीज बस थोड़ी देर के लिए रोक लो। हम मैजेस्टी के यहाँ होने पर माँ आप पर हाथ नहीं उठाएंगी। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? गुस्से में भरी जोंग लिशुआंग को सामने खड़ा देखकर उसने सख्ती से कहा, प्रिंस हटो। लगभग 2 मीटर लंबी मस्कुलर फिगर को देखकर शाओटियन सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मिनिस्टर जोंग, असली मर्द तो आप हैं। उसने समझौता करने की कोशिश की। जनरल जोंग, बच्चे को पब्लिक में मारने से उसे ट्रॉमा हो सकता है। झाओ लिशुआंग ने बिना हिचकिचाए और अपनी मुट्ठी कसकर धमकाते हुए कहा, प्रिंस मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं हर मैजेस्टी की इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूंगी नहीं। ये सुनकर झाओ लिंगर ने जल्दी से खुद को अपनी माँ के गले लगा लिया और चिल्लाई, नहीं माँ, आप प्रिंस पर बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकती। अगर आपको किसी को मारना ही है तो अपनी बेटी को मारिए। लू येन ने भी बीच बचाव करते हुए कहा, जनरल जोंग प्लीज शांत रहिए और इस बारे में सोचिए। जोंग लिशुआंग उनके रवैये से चौंक कर बोली, तुम पागल लड़की, ये हम मैजेस्टी हैं। ज़्याओटियन, वो कोई ऐसा नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। उसे क्या पता था कि ज़्याओ लिंगर असल में सोच रही थी, अगर प्रिंस ने बदला ले लिया तो डैड और मैं क्या करेंगे? इसी पल कुछ तगड़े जवान आदमी आगे बढ़े और पूछने लगे, प्रिंस कोई प्रॉब्लम है क्या? ज़्याओटियन ने जल्दी से सबको शांत करने की कोशिश की, सब लोग, ये मेरी एक दोस्त है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब लोग चले जाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले चलता हूँ, एक गांव वाले ने जवाब दिया। प्रिंस अगर आपको कभी भी कुछ चाहिए हो बस हमें आवाज़ दे देना। सर देर हो रही है, क्यों ना आप मेरे घर आकर आराम करें? ज़्याओटियन ने पोलाइटली मना कर दिया, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया लेकिन मुझे एक बैंक्वेट में जाना है, मुझे अब निकलना होगा। गांव वालों को ज़्याओटियन से इतने प्यार से बात करते देख जोंग लिशुआंग शॉक में रह गई। क्या प्रिंस का जादू सच में इतना तगड़ा है? ये सारे गांव वाले तो आदमी हैं। ज़्याओटियन अपनी एम्प्रेस पत्नी की फिगर को देखते हुए सोचा, मेरी बीवी सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदर परछाई की तारीफ करते हुए अचानक एम्प्रेस मुड़ी और उसे एक गहरी नज़र से देखा। मोहित होकर ज़्याओटियन ने सोचा, उसकी आंखों को देखो, वो चमकते सितारों जैसी हैं। अचानक एम्प्रेस पास आई और पूछा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुमने ऐसा क्या किया कि ग्रीन फ्लेम टाउन के लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं? ज़्याओटियन थोड़ा मुस्कुराया। जब एक औरत किसी आदमी के बारे में क्यूरियस होने लगती है तो इसका मतलब है कि वो उस पर दिल हार चुकी है। एम्प्रेस ने उसे कन्फ्यूजन से देखा, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने उससे एक सवाल पूछा और जवाब देने के बजाय वो हंस रहा है। एम्प्रेस के सवाल के जवाब में ज़्याओटियन ने उससे कहा, बस पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने बस उनके लिए सड़कें बनाने के लिए फंड दिया। उसने एक आईब्रो उठाई, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे पास इतना खर्च करने के लिए नहीं है। ज़्याओटियन हंस पड़ा, योर मैजेस्टी भूलिए मत कि मैं अब आपका पति हूँ। मुझे हाल ही में बहुत सारे तोहफे मिले हैं। लगता है हमारे दरबार में काफ़ी अमीर लोग हैं, लेकिन सिर्फ सड़क बनाने के लिए फंड देने से नागरिक इतने आभारी नहीं हो जाते। जोंग लिशुआंग ने भी वही महसूस किया, सोचते हुए कि एक लापरवाह सा दिखने वाला प्रिंस लोगों से इतना प्यार कैसे पा सकता है। इस पॉइंट पर ज़्याओ लिंगर ने बीच में कहा, ये इसलिए है क्योंकि प्रिंस ग्रीन फ्लेम टाउन के लोगों के लिए समृद्धि लाए हैं। ये सुनकर एम्प्रेस और जोंग लिशुआंग दोनों ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। ज़्याओ लिंगर ने जल्दी से समझाया, ग्रीन फ्लेम टाउन अपनी स्वादिष्ट वाइन के लिए जाना जाता है जो पहले सिर्फ कैपिटल में ही मिलती थी, जबकि इससे नागरिकों की जिंदगी बेहतर हुई लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। फिर प्रिंस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ है। लू येन ने एक प्रोमोनो स्लोगन सुनाया,
ग्रीन फ्लेम माउंटेन का पानी उम्दा शराब की निशानी, ग्रेट फ्लेम क्वालिटी सदियों पुरानी। ग्रीन फ्लेम की शराब एम्प्रेस भी कहती हैं लाजवाब। एम्प्रेस के एंडोर्समेंट और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू सर्जियो की गारंटी के साथ ग्रीन फ्लेम वाइन का नाम बदलकर ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन हो गया और ये कैपिटल की सबसे प्रीमियम लिकर बन गई। अब इस वाइन का एक जार सोने के बराबर है। ज़ियाओटियन ने आगे कहा, मुझे वाइन के लिए आपका नाम इस्तेमाल करना पड़ा योर मैजेस्टी। आखिरकार मैं तो एक शक्तिहीन और बेकार इंसान हूँ। लुयन और ज़्याओलिंगर ने अपने मन में आंखें घुमाई। उन्होंने टॉन्टिंगली सोचा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुमने बस पॉइजनस मार्श एल्डर को इतना डरा दिया कि उसने अपनी जान ले ली और एक ही मुक्के में कुछ पहाड़ तोड़ दिए। एम्प्रेस की नाराजगी साफ थी। बेकार का क्या मतलब? तुम मेरे आदमी हो, ग्रेट फ्लेम के प्रिंस। किसी को भी तुम्हें बेकार कहने का हक नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें बुली करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें अपनी तलवार से काट दूंगी। ज़्याओटियन का दिल पिघल गया। डैम इट, ये फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। किसी ने घर जमाई बनने वाले मेरे कटोरे को सोने के कटोरे से बदल दिया है। फिर पूरी ईमानदारी से ज़्याओटियन ने एम्प्रेस से कहा, आप जिनके आगे मछलियां डूब जाती हैं और पक्षी गिर जाते हैं, चांद और फूलों को भी पीछे छोड़ देती हैं, सुंदरता और कृपा में बेमिसाल, माय लेडी योर मैजेस्टी एम्प्रेस। एम्प्रेस ने शांत चेहरे से जवाब दिया, चापलूसी से कुछ नहीं होगा। मुझे कभी मीठी बातों का शौक नहीं रहा। लेकिन फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ने उसके असली एहसासों को जाहिर कर दिया। जोंगली श्वांग ने ज़ियाओटियन के कंधे पर थपथपाते हुए सलाह दी, प्रिंस एम्प्रेस बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड रही हैं। उसे छोटी लड़कियों वाली टैक्टिक से पटाने की कोशिश काम नहीं आएगी, समझे? ज़ियाओटियन ने जवाब नहीं दिया, बस एम्प्रेस की परछाई को देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं उस पर्दे के पार नहीं देख सकता? क्या काम करता है और क्या नहीं, ये तो बस मेरी पत्नी एम्प्रेस का सुंदरे होना है। भले ही वो कहे ना, पर उसे ये पसंद है। एक पल रुककर उसने अचानक ज़्याओलिंगर से कहा, तुम्हारी माँ कुछ नहीं जानती। ज़्याओलिंगर हैरान रह गई। आगे जोंगली श्वांग ने एम्प्रेस को सुझाव दिया, एम्प्रेस जब हम शहर वापस जाएंगे तो क्यों ना मेरे घर खाना खाएं? साउंड्स गुड। मैं मिनिस्टर जोंग के कुकिंग स्किल्स का अनुभव करने के लिए उत्सुक हूँ। जल्दी ग्रुप जोंग रेजिडेंस पहुंच गया। ज़ियाओटियन अपनी पत्नी की पीठ को देखते हुए अचानक महसूस किया कि उसकी शक्ति बढ़ गई है। पपी, एम्परर ज़ीरो यान का करंट लेवल क्या है? रिस्पेक्टेड मास्टर, एम्परर ज़ीरो यान अब 9वें रैंक के पहले लेवल पर हैं। पपी ने जवाब दिया। ज़ियाओटियन मुस्कुराया। अपनी ट्रिप के दौरान न सिर्फ उसका लेवल बढ़ा, बल्कि उसने नॉर्दर्न बॉर्डर का विवाद भी सुलझा दिया। मेरी बीवी सच में कमाल की है। जैसे ही फीमेल जनरल जोंगली श्वांग एम्प्रेस को अपने घर खाना खिलाने ले गईं, खाने की महक उनका स्वागत किया। उसने मान लिया कि उसके पति ने ये जानकर कि वो लौट रही हैं, खुद खाना बनाया होगा। उसके पीछे ज़्याओलिंगर चुप रही, ये समझते हुए कि कभी-कभी कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होता है। जोंग यांगबिंग ने किसी को कमरे में आता देखा और बिना ऊपर देखे खुशी से बोला, प्रिंस, आज तो आपकी दावत है। मैंने एक गोल्डन टेल्ड व्हाइट जेड फिश और आपके कुछ पसंदीदा साइड डिशेस बनाए हैं। हम तब तक पीना बंद नहीं करेंगे जब तक हम दोनों पूरी तरह से नशे में न हो जाएं। तभी एम्प्रेस और जोंगली श्वांग को एहसास हुआ कि खाना खासतौर पर प्रिंस के लिए बनाया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था। कैसे जोंगयांग मिंग भी प्रिंस के जादू में आ गए। जैसे ही जोंगयांग मिंग मुड़े और देखा कि ये एम्प्रेस खुद हैं, वो तुरंत झुककर प्रणाम करने लगे। एम्प्रेस ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई, कहते हुए, इस बार भी पहले की तरह, अंकल जोंग, मुझे बस वही छोटी लड़की समझिए जो जोंग रेजिडेंस में मुफ्त का खाना पीना करती थी। शर्म से अपना सिर खुजाते हुए जोंगयांग मिंग हकलाते हुए बोले, मैं और कटोरे और चम्मच ले आता हूँ, योर मैजेस्टी प्लीज बैठिए। फिर वो जल्दी से चले गए। जोंगली श्वांग ने मुड़कर पूछा, आखिर हुआ क्या था जब एम्प्रेस और मैं बाहर थे? ज़ियाओटियन ने हार मानकर सांस ली। अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं जोंगयांग मिंग को सलाह दे रहा था, उसकी प्रतिभा को खोज रहा था और उसे राज्य के मामलों में मदद करने के लिए कह रहा था, तो मैं क्या करूंगा? कुछ पल बाद जब सब टेबल पर बैठ गए, जोंगली श्वांग ने जोंगयांग मिंग को चिढ़ाते हुए कहा, आपने ये खाना इतनी मेहनत और नफासत से बनाया है। एम्प्रेस ने एक कप उठाया और पूछा, क्या ये वही मशहूर ग्रीन फ्लेम वाइन है? यस योर मैजेस्टी, ये सच में ग्रीन फ्लेम वाइन है। एम्प्रेस मुस्कुराई, मैंने इसे पहले भी पिया है, लेकिन ये सच में लाजवाब है। अब मैं समझ गई कि इसे सोने के बराबर क्यों कहा जाता है, न सिर्फ इसकी रेपुटेशन की वजह से बल्कि इसकी क्वालिटी की वजह से भी। योर मैजेस्टी सच कहती हैं, प्रिंस ने न सिर्फ ग्रीन फ्लेम टाउन में डिस्टिलरी बनाने के लिए फंड दिया और लोगों को काम पर रखा, बल्कि ग्रीन फ्लेम टाउन की शराब बनाने की टेक्निक्स को भी सुधारा, पूरे एरिया को पुनर्जीवित किया और यहाँ तक कि टैक्स देने के लिए भी वॉलंटियर किया, इंपीरियल मर्चेंट्स के लिए एक मिसाल कायम की। ज़ियाओटियन ने घबराने में अपना चेहरा ढाक लिया, सोचते हुए, मुझे इसी बात का डर था। कोई प्लीज मुझे बेहोश कर दो। मैं बस बिना किसी जिम्मेदारी के एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था।
जियाओटियन के रिएक्शन को गलत समझते हुए जोंग यांगमिंग ने मान लिया कि प्रिंस विनम्र बन रहा है और उसकी तारीफों के पुल बांधता गया। अगर सिर्फ इतना ही होता तो भी ये प्रिंस की श्रेष्ठता के साथ न्याय नहीं होता। जियाओटियन चौंक गया, सोचते हुए क्या ये सच में और कुछ कहने जा रहा है। जोंग ने आगे कहा, दक्षिणी सीमा के शरणार्थियों के मामले में प्रिंस ने न सिर्फ स्ट्रैटेजीज दी बल्कि प्रोजेक्ट को खुद फंड भी किया। बदले में उन्होंने सिर्फ ये मांगा कि मैं उनकी खाने की इच्छाओं को पूरा करूं, जो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अब तक जियाओटियन पूरी तरह से पत्थर आ गया था, एक मुस्कान तक नहीं ला पा रहा था। हालांकि एम्प्रेस के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। ये देखकर जोंग यांगमिंग हल्का सा मुस्कुराया और कहा, प्रिंस मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। जियाओटियन जोंग यांगमिंग के इरादे को बहुत अच्छे से समझ गया था। उसका हमेशा से एक आराम की जिंदगी जीने का इरादा था, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था। जैसे कि उम्मीद थी, एम्प्रेस ने पूछा, इतने टैलेंट के साथ तुम खुद को बेकार क्यों कहते रहते हो? एक मुश्किल स्थिति में फंसकर जियाओटियन सोचने लगा, मैं कैसे समझाऊं? क्या मैं बस ये कह सकता हूं कि मैं आलसी बनना चाहता हूं? अगर उसने ये मान लिया तो उसने कल्पना की कि एम्प्रेस उसे ढेर सारा काम सौंप देगी, और अगर उसने मना किया तो वो शायद उसे कोड़े मारेगी। उसके सपनों की जिंदगी उसके हाथों से फिसलती हुई लग रही थी। उसके दुर्भाग्य से इस सिंपल डिनर के दौरान उसकी असलियत मिनिस्टर जोंग ने उजागर कर दी थी। जियाओटियन बेहद शर्मिंदा था, जबकि जोंग यांगमिंग काफी गर्व से देख रहे थे। एम्प्रेस ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाली और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ब्रूइंग के बारे में जानते हो। जल्दबाजी में शाउटियन ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, मुझे बस थोड़ी सी समझ है। मैं ज्यादातर फाइनर थिंग्स इन लाइफ को एंजॉय करने में अच्छा हूँ। हालांकि एम्प्रेस ने सीधा जवाब दिया, बहुत कम लोग अंकल जोंग से तारीफ पाते हैं। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम बस बिना जिम्मेदारी के लाइफ एंजॉय करना चाहते हो। तुम डर रहे हो कि मैं तुमसे कोई ऑफिशियल पोजीशन लेने और ग्रेट फ्लेम के लिए मेहनत करने को कहूंगी, है ना? शाउटियन एक पल के लिए शब्दों की कमी में पड़ गया। एम्प्रेस ने उसे आश्वस्त किया, मैंने तुमसे एक ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया था, जहां तुम एक आराम से प्रिंस की तरह बेफिक्र रह सको। जब मैंने तुम्हें टैलिस्मैन से बुलाया था, तब मैं पहले से ही तुम्हारी कर्जदार थी। मुझे तुमसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो। शाउटियन शर्मा गया, मन में सोचते हुए, ओ माय गुडनेस, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। अचानक एम्प्रेस का एक्सप्रेशन गुस्से वाला हो गया। अगर कोई गॉसिप करने और तुम्हें बेकार कहने की हिम्मत करता है तो मुझे एक बार के लिए अत्याचारी बनने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं दरबार में डर पैदा करने के लिए और इन शैतानों को चुप कराने के लिए कुछ सिर कलम कर दूंगी। खुशी से झूम उठकर शाउटियन ने सोचा, क्या एम्प्रेस से लाड प्यार मिलने का एहसास ऐसा होता है? ये कमाल है। टॉपिक बदलते हुए उसने पूछा, वैसे जब ब्लैक सोल हॉल के 6 ईवल्स में से एक पॉइजनस मार्श एल्डर ग्रीन फ्लेम टाउन के प्रवेश द्वार पर मरा, तब तुम वहां मौजूद थे, है ना? मुझे डिटेल्स बताओ। यस योर मैजेस्टी। कुछ देर बाद लुयन ने घटनाओं को बताना खत्म किया। जोंग लीशियांग, एक फीमेल जनरल, जोश में कूद पड़ी और पूछा, क्या ये सच में सिर्फ एक पंच था? क्या इस अनोखे योद्धा ने कोई नाम छोड़ा? लुयन ने उदास चेहरे से जवाब दिया, उसने किंग ऑफ हेल नाम छोड़ा। इसके अलावा उसने ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर्स को भी नष्ट कर दिया। एस्ट्रल पवेलियन ने इसकी पुष्टि की है कि किंग ऑफ असैसिन्स युनजू और माओ मारे जा चुके हैं। एम्प्रेस को खबर पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच है? लुयन, जिसके फियोंजे को ब्लड क्लाउड टावर ने मार डाला था, ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, आप ब्लड क्लाउड टावर के खिलाफ मेरी दुश्मनी के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। मैं इस बारे में कोई गलती नहीं करूंगी। एम्प्रेस ने सोचा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मुझे स्वर्ग की तरफ से इस नेक काम के लिए किंग ऑफ हेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए। चाहे किंग ऑफ हेल दोस्त हो या दुश्मन, ग्रेट फ्लेम के लिए फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। मौजूद सभी लोग जोश में थे, सिर्फ शाउटियन दोषी दिख रहा था। किंग ऑफ हेल असल में धरती पर उसका पुराना एलायस था, उसने बस उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया। जोंग यांगमिंग विश्लेषण करते हैं कि किंग ऑफ हेल के कामों ने उसे ग्रेट फ्लेम से गहरा संबंध होने का एहसास दिलाया है। जाओलिंगर और लुयन दोनों इस बात से सहमत हैं कि उसकी मौजूदगी से दूसरे लोग ग्रेट फ्लेम पर हमला करने से हिचकिचाएंगे। इस बीच शाउटियन और एम्प्रेस प्यार से इंटरैक्ट कर रहे थे। तुम राजकुमार को बहुत बिगाड़ती हो, किसी ने कमेंट किया। क्या आप परसों दरबार लगाएंगी? हाँ बिल्कुल, क्या बात है? तो आपको राजकुमार की रक्षा करनी होगी। नॉर्डर्न वॉर सेटल्ड हो गया है, आपके पास डालने का कोई बहाना नहीं है। आपको राजकुमार को मंत्रियों से मिलना ही होगा। शाउटियन कंफ्यूज्ड है, मंत्रियों से मिलने का क्या मतलब है? जियांग यांगमिंग समझाते हैं कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की परंपरा के अनुसार एम्प्रेस को अपने जीवन साथी को मंत्रियों से मिलवाना होता है। सरल शब्दों में ये इन लॉज से मिलने जैसा है। क्या मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा? शाउटियन पूछता है।
एम्प्रेस ईमानदारी से समझाती है कि उसने उसे शादी खुद को क्लोजर देने के लिए की थी, ना कि सिर्फ एक ढाल के तौर पर। वो लुइन नाम लेती है, एक नाम जो उसके चेहरे पर कातिलाना लुक लाता है। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रधानमंत्री का नाम लुइन है। मेरे पिता के गायब होने से पहले वो इस पद पर थे। वो मेरे शिक्षक और मेरे पिता के करीबी सलाहकार दोनों हैं। जिस साल मेरे पिता गायब हुए, मेरे सबसे बड़े भाई ने गद्दी संभाली। बारबेरियन किंगडम ने हमला किया, उन्होंने खुद सेना का नेतृत्व किया और नॉर्थ में युद्ध में मारे गए। मेरे दूसरे भाई ने गद्दी संभाली और ब्लैक सोल हॉल और साउथ में अशांति फैल गई। इसका असर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी पर पड़ा। वो अशांति को शांत करने और इलाके का विस्तार करने के लिए साउथ गए, लेकिन उन्हें जहर दे दिया गया और उनका निधन हो गया। आखिर में लुइन की सहायता से मैंने गद्दी संभाली। मैं उस साल 16 साल की थी। लुइन ने वादा किया था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझे शक्ति वापस लौटा देगा। हालांकि लुइन ने अपने निजी हितों का पीछा किया, दरबार में अत्यधिक प्रभाव हासिल कर लिया। अगर मेरी गुप्त रणनीति और कल्टीवेशन में एक अच्छी नेचुरल टैलेंट न होती, जिससे मैं 2 साल में कुछ नहीं से 7th रैंक तक पहुंची, तो शक्ति वापस लेना बहुत मुश्किल होता। मेरे 18th बर्थडे पर लुइन मेरे और अपने बेटे के बीच एक अरेंज्ड मैरिज के बारे में बात करने आया, मुझे ये कहते हुए कि अब वारिस के बारे में सोचने का समय आ गया है। मैं टालती रही जब तक मैंने समनिंग सिंबल्स नहीं सीख लिए, जिससे तुम ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में आए। इसलिए लुइन तुम्हें जरूर परेशान करेगा, एम्प्रेस कहती है। शाउटियन सोचता है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने स्पष्ट किया कि उसने मुझसे शादी ढाल के रूप में नहीं की। अगर वो चाहती तो अब तक मुझे बाहर फेंक सकती थी। शाउटियन की चुप्पी देखकर एम्प्रेस सोचती है कि वो डर गया है। चिंता मत करो, भले ही मैं लुइन से सावधान रहती हूँ, अगर तुम उसका सामना नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शाउटियन उसे आश्वस्त करता है, जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे मुझे प्रोटेक्ट करते हुए लुइन मेरा क्या कर सकता है, मुझे दरबार में फांसी दे देगा। जाओलिंगर और लुइन हंसने ही वाले थे। तुम्हें उसके फांसी देने की चिंता है, बस ये ध्यान रखना कि तुम अपना आपा ना खो दो और प्राइम मिनिस्टर लू को पूरी तरह से मिटा ना दो। एम्प्रेस शाउटियन की क्षमताओं से अनजान चेतावनी देती है, तुम्हें इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर लुइन हावी हो जाए। मुझे चिंता है कि मेरे अडॉप्टिव फादर ना सिर्फ एक विद्वान है, बल्कि शक्ति के मामले में भी उन्हें पढ़ना मुश्किल है। मैं जब तक जरूरी ना हो उनसे टकराना नहीं चाहती। जुएंग मिंग बीच में बोलते हैं, योर मैजेस्टी, मुझे प्रिंस पर विश्वास है। वह भले ही एक ऐश परस्त दिखते हों, लेकिन उनसे निपट सकते हैं। शाउटियन सोचता है, ये मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती। जाओलिंगर और लुयन भी बीच में बोलती हैं, चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, प्रिंस नुकसान में नहीं रहेंगे। जब प्रिंस ने अपना मन बना ही लिया है तो उन्हें करने क्यों नहीं देते। एम्प्रेस शाउटियन की पूरी क्षमताओं को ना जानते हुए बस आहें भर सकती है। तुम दोनों उस पर सच में बहुत भरोसा करते हो। जाओलिंगर और लुयन इस बात पर अड़े रहते हैं कि उनके पिता सही हैं और प्रिंस को कम नहीं आंकना चाहिए। आखिर में फीमेल जनरल शोंग लीशियांग बोलती है, योर मैजेस्टी, ये लुइन का सामना करने का एक मौका है। आपकी बढ़ी हुई शक्ति के साथ आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आपको उस बूढ़े आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस अभी भी चिंतित दिखती है। मुझे सच में चिंता है कि दरबार में क्या हो सकता है। शाउटियन उसे रोकता है, मुझे तुम पर भरोसा है। एम्प्रेस बहुत देर तक शांत रहती है। तुम डर नहीं रहे हो? शाउटियन हंस पड़ता है, मेरी पत्नी वो है जिसने एक ही तलवार के वार से नॉर्दर्न बॉर्डर को सुरक्षित किया, एक बेमिसाल सुंदरी जो दुनिया पर राज करती है। डरने की क्या बात है? ये सुनकर एम्प्रेस एक चमकती शर्मीली मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। वो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अगर तुम इतने दृढ़ हो तो मैं तुम्हें और नहीं मनाऊंगी। देखने के लिए मन्यूरल्स के ढेर लगे हैं, मुझे पैलेस वापस जाना होगा। शाउटियन जानता है कि वो क्या महसूस कर रही है। ये 2 वे स्ट्रीट है। मैं उसे मेरे साथ फ्लर्ट करने देकर खुद फ्लर्ट ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब अर्जेंट काम की बातें हैं, बहाना मार रही है।